नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन, बस एक कसर रह गई, 24,300 नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन देखते हैं शायद आखिरी के एक घंटे में वो हो। निफ्टी आईटी ने लीड किया, वापस 1.8% की रैली निफ्टी आईटी में। शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। और बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त मोमेंटम, रिलायंस अच्छा चला। फिर भी आज की रैली में वो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चले। अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, और एक्चुअली गिरावट है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब है आज का। तो उस हिसाब से आज का सेशन परफेक्ट नहीं है वैसे किसी भी एंगल से। बस एक ये है कि ये देखिए गैप कितना बड़ा है एडवांस और डिक्लाइन के बीच में। बस ये है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये अच्छा चल रहे हैं। अच्छा, नंबर अच्छे आ रहे हैं। फेडरल बैंक के नंबर्स देखिए, हर पैमाने पर शानदार नंबर, और मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है फेडरल बैंक का। एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा, देखिए किस तरीके से शानदार रिवॉर्ड किया मार्केट ने। और अब ये स्टॉक करीब 5.25% ऊपर डे हाई पर। और आईटी, क्लियरली आईटी में ज़बरदस्त मोमेंटम है। तो आईटी इंडेक्स देखिए किस तरीके से भाग रहा है इस समय भी। अगर आप निफ्टी आईटी का चार्ट देखेंगे तो दिखाई देगा आपको करीब 2% के करीब की रैली। चलिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज ट्रिपल इंजन की पावर, आईटी, बैंक और रिलायंस का मिल रहा है सपोर्ट। निफ्टी 160 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,250 के करीब। कल नतीजों से पहले आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का भी जोश हाई। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट ऊपर, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में % से ज़्यादा का दबाव। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी का चला जादू। जियो फाइनेंस और टेक महिंद्रा बने आज के हीरो, दोनों करीब 4% तक ऊपर, लेकिन कमजोर Q1 के चलते फिसला विप्रो। चार्ट जीपीटी शेयर बजाज फाइनेंस, डीएलएफ में भी मजबूती कायम। वहीं स्पॉटलाइट सोना बीएलडब्ल्यू में भी अच्छा उछाल। आईटी शेयरों में तेजी का मोमेंटम बरकरार, इंडेक्स 1.5% उछला। 3 हफ्तों के निचले स्तरों से 6% की शानदार रिकवरी। एचसीएल टेक और टीसीएस बने निफ्टी के टॉप गेनर्स। ऑटो और एनबीएफसीज में भी जोश, हालांकि फार्मा, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड शेयरों में आज दिखी मुनाफा वसूली। अच्छे नतीजों के बाद फेडरल बैंक में करीब 5% का उछाल। पहली तिमाही में मुनाफा करीब 36%, ब्याज से कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब दिखा 26% का उछाल। प्रोविजनिंग में भी दिखी कमी, एसेट क्वालिटी में सुधार। उधर बजाज बाजार को अब आरबीएल बैंक समेत वायदा की 3 कंपनियों के नतीजों का इंतजार। कमजोर नतीजों के बाद सीएट में तेज गिरावट, शेयर करीब 7% टूटकर आज का एक्सीडेंट बना। साथ ही बाजार को नहीं पसंद आए पीरामल फाइनेंस के नंबर, शेयर 3% नीचे। आज अच्छे नतीजों की उम्मीद से रिलायंस में जोश, शेयर करीब 2% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में दिख सकता है करीब 10% का उछाल। ऑयल टू केमिकल कारोबार बढ़ रहेगी नजर, टेलीकॉम और रिटेल कारोबार में दिख सकती है अच्छी ग्रोथ। कल है सुपर बैंकिंग वीकेंड। देश के 4 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स, चारों का निफ्टी में 26% और बैंक निफ्टी में 52% से ज़्यादा का वेटेज। सीएनबीसी टीवी 18 के पोल के मुताबिक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा करीब 6% बढ़ने का अनुमान। इन सब के अलावा पीएनबी, येस बैंक और आईडीबीआई बैंक के नतीजे भी कल ही। ओके, चलिए, पता है मेरा मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि सैटरडे को नंबर बैन होने चाहिए। मार्केट आवर्स में नंबर आने चाहिए वैसे, और स्पेशली बड़ी कंपनियों के नंबर्स मार्केट आवर्स में आने चाहिए एक्चुअली, है ना। जब जैसे ही नंबर आए ना, उस समय वो स्टॉक्स अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में। जैसे फेडरल बैंक है, मार्केट आवर्स में आता है, मौका देता है सबको, दोनों तरफ के, अप डाउन। देखा फेडरल बैंक का चार्ट, देखा क्या अप डाउन अप, और ऑलमोस्ट हर बार ऐसे ही करता है ये स्टॉक। खैर एनीवे, अब जो है सो है। बीच में तो एक बार एसबीआई ने भी सैटरडे को नंबर लाना शुरू कर दिया था, फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप ऐसा मत करें, कम से कम, है ना। इनका समझ में आता है क्योंकि इनको सैटरडे को दिखाना होता है कि हमें काम करना है इसके लिए, तो लेकिन वरना सैटरडे नंबर लाने का रीजन नहीं है ना सर, इनका सैटरडे हमें समझ में नहीं आता। मैं तो सोच रहा हूँ पूछूंगा अगली बार आईसीआईसीआई बैंक के जब टॉप एग्जीक्यूटिव्स अगर मिलेंगे या एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे, कोई मिलेंगे, तो वो पूछूंगा कि क्या 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 मिलता है सैटरडे को नंबर्स लाकर, है ना। खैर एनीवे, चलिए, एक तो ये भी कि बैंकों में वैसे 2 सैटरडे वर्किंग होते हैं ना, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। चलिए खैर, अब मार्केट पर आते हैं। निफ्टी मार्केट में आज अगर देखें तो उस रेंज के अपर एंड में ट्रेड कर रहे हैं अब हम, और एटलीस्ट आज का हाई 24,297 अपर एंड था रेंज का। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और रिलायंस, 3 बड़े पिलर्स
तीनों का सपोर्ट मार्केट को मिला। एक्चुअली तो अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन वो भी अच्छा कर रही है, तो चारों ही पिलर हो गए। लेकिन मिड कैप में आज ज़बरदस्त बिकवाली है मिड कैप में। और कहीं ना कहीं मैं बात कहूँ तो आज लोगों के पोर्टफोलियो हो सकता है गिरे हों, मार्केट इतना अच्छा है, पोर्टफोलियो गिरे हों। स्मॉल कैप भी लेकर आइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिड कैप नीचे आया है, स्मॉल कैप भी नीचे आया है। और एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ख़राब है। देखिए स्मॉल कैप और एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है, ऑलमोस्ट 1:2 से भी ख़राब है एक्चुअली। आईटी, और एक चीज़ मैं कहूँगा, इस बार हम थोड़ा लकी रहे आईटी में। और लकी इसलिए रहे कि एक पॉजिटिव व्यू लिया, पहले गिरे और उसके बाद अच्छी रैली आई। और अगर आप देखें हफ्ते 10 दिन में शानदार मोमेंटम। आज भी अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा में एक शुरू में प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमने क्लोजिंग का जब शो बंद हो रहा था तब परफेक्ट री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली, 1527 तक गए थे, वहाँ से फिर री एंट्री मिली और वहाँ से फिर आप देखें तो 1578 का मूव आया। परसिस्टेंट का चार्ट देखिए श्रेया, और परसिस्टेंट का 2 हफ्ते का चार्ट देखिए किस तरीके से अब 1200 रुपये की रैली हो चुकी, 1200 नहीं 1000 रुपये की रैली हो चुकी है 4200 के लेवल से अब करीब 5200। और ये देखिए 20%। और ये एफएनओ स्टॉक्स में आपको इस तरीके के मूव मिले, याद रखिएगा। एफएनओ स्टॉक्स में 20% का मूव मिला है 14 दिन में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरे ख्याल से। नतीजों से पहले रिलायंस में शानदार तेज़ी है आज। हालांकि रिलायंस के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, रिलायंस नॉर्मली नंबर्स पर रिएक्ट नहीं करता है बहुत ज़्यादा, अनलेस बहुत ही शानदार नंबर हो या एकदम ही बेकार नंबर हो, रिलायंस रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मली। और बड़े बैंक्स, यहाँ भी नंबर से पहले एक अच्छी रैली आ रही है, देखिए किस तरीके से बैंक्स बिहेव कर रहे हैं आज। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक। अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट में जो कि फेडरल ने भी किया ही है, इस बार बैंकों के नंबर शानदार आएंगे, क्योंकि हम क्रेडिट ग्रोथ के नंबर सब देख चुके हैं, सबकी क्रेडिट ग्रोथ बहुत शानदार हुई थी और बैंकों के लिए क्रेडिट ग्रोथ ही मेन होती है। अगर क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली वो नंबर में ट्रांसलेट करेगा। NPAs भी सारे बैंकों के अब तक जितने रिपोर्ट हुए हैं वो कम हुए हैं, तो एक इकोनॉमी के लिए भी कॉन्फिडेंस दे रहा है ये कि ये अच्छा है। बाकी लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आखिरी कारोबारी सत्र का, इस हफ्ते का आखिरी घंटा कैसा रहेगा। और देखिए फेडरल बैंक में तो अच्छे मूव्स हैं ही नतीजों के बाद, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ रही आज के सेशन में। बस ब्रॉडर मार्केट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया और IT, ऑटोज, साथ ही कुछ और चुनिंदा स्पेसेस ने साथ दिए हैं आज के सेशन में। सर, वीकेंड तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला नतीजों के लिहाज से, उसको देखते हुए, साथ ही आज ब्रेथ ने उतना साथ नहीं दिया मिड कैप और स्मॉल कैप ने, उसको देखते हुए और आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव्स को देखते हुए कैसा लग रहा है अभी फिलहाल मार्केट की चाल? और क्या लगता है आपको 24,300 तक हम गए, 24,500 का रास्ता खुल रहा है? अगर हाँ तो उसके लिए कौन से लेवल की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग ज़रूरी है? देखिए श्रेया, हम ना एक बात कर रहे हैं कि पिछले बुधवार की कैंडल हम अब तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और अगर आप देखेंगे तो आज भी हम टेक्निकली उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अब देखिए उस दिन का हाई था 24,300, आज का हाई था 24,297। अब ये हो सकता है कि आखिरी के घंटे में आप उसे क्रॉस कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर एक 24,500 का रास्ता खुलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल को पूरी तरीके से इवेपोरेट करना, भले ही उसमें 7-8 दिन लगे, थर्सडे फ्राइडे और आज इस हफ्ते के 7, अगर आज हो गया तो 7वां दिन होगा ये, है ना, तो 7 दिन भले ही लगे, लेकिन अगर आपने इस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ किया तो फिर जहाँ से हम गिरे थे वहाँ का रास्ता खुलेगा और 24,500 मेरे ख्याल से एक बार आप वापस आएंगे। लेकिन एक हमेशा लेकिन रहता है, अगर रिजेक्शन मिला और आप 24,200 के नीचे बंद हुए आज, तो फिर काफ़ी कुछ तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तब वापस 24,000 का रिस्क रहेगा। तब क्योंकि तब एक सिंपल स्ट्रैटेजी एक भी होगा कि आपने रेंज का अपर एंड रिजेक्ट किया, अब आप एक बार वापस लोअर एंड टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी बहुत टाइम बाकी है, 1 घंटा 24 मिनट तो बहुत टाइम होता है, इसमें देख लेते हैं शायद मार्केट क्रॉस कर ही ले उन लेवल्स को। काफ़ी कुछ वीकेंड के नंबर्स पर डिपेंड करेगा। और आज मैं FII का डेटा जो है ना वो देखना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन से सेलिंग हो रही है FIIs की। एटलीस्ट आज स्क्रीन देखकर तो लग रहा है कि सेलिंग नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो स्क्रीन बता रही है वही हो। फाइनल डेटा शाम को आएगा, वो देखेंगे। तेज़ी के बाज़ार में इंडिया विक्स का ऊपर होना, ये मुझे थोड़ा खल रहा है, और डॉलर रुपए में भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये भी एक और फैक्टर है जो मार्केट के अगेंस्ट है। करेंसी मार्केट अलाइन नहीं है अभी भी इक्विटी मार्केट से, लेकिन सेक्टोरल ट्रेंड अब क्लियरली IT में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज भी देखें तो IT में शानदार मूव है। और इसके अलावा ऑटो,
ये भी एक एज ए सेक्टर अच्छा एक कमबैक कर रहा है। आज निफ्टी ऑटो एंसिलरी में सुबह से अच्छा मोमेंटम है। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है कि एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर अच्छा कर रहा है। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, रेजिस्टेंस रहेगा 24,300 से 24,350 का श्रेया, और सपोर्ट रहेगा आपका 24,150 से 24,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगी 58,200 से 58,500 के बीच, और सपोर्ट रहेगा आपका 57,500 से 57,800 के बीच में। तो ये कुल मिलाकर मार्केट पर अप्रोच है। वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसे रहे और कहाँ कहाँ खास एक्शन है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। हालांकि एक्शन जितने भी नंबर्स वाले स्टॉक्स हैं अनुज, उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रिलायंस पे अवॉइड ही करूंगा। मीन वाइल फेडरल बैंक करीब 4% के मूव के साथ डे हाई पर और करियर हाई पे जस्ट अर्निंग्स का इम्पैक्ट रख रहा हूँ। मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ, पहला स्टॉक है ऑटो स्पेस से आयशर मोटर। आज चला है बट एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ एट 7543। ये सिंस मार्च 2025 जो इसकी हाईएस्ट क्लस्टर रहे हैं उसको थोड़ा टसल है वहाँ पे, बट स्टिल फाइट करता हुआ, स्ट्राइक करता हुआ हाई ट्रैजेक्टरी में सस्टेन कर रहा है 2.5% के ओआई बिल्डअप के साथ। 91,800 शेयरों का बिल्डअप यहाँ पे हुआ, तो प्लेसमेंट अच्छी नजर आ रही है। यहाँ से फर्दर अपस्विंग के लिए आयशर मोटर्स की स्टैट्स फेवरेबल हैं। उसके बाद एफएमसीजी बास्केट से रिवर्सल कैंडिडेट ब्रिटानिया आपकी स्क्रीन पे 5419 पे ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट एक प्रिपरेशन, एक तैयारी, एक कमिटमेंट इसमें नजर आ रहा है टू स्ट्राइक एटलीस्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब इसमें इस 50 डे को क्रॉस होता हुआ देखते हैं, इसमें अच्छी एक मोमेंटम पकड़ता है और ऐसे में 100 डे को अल्टीमेटली टेस्ट करता है। यही कुछ इसमें 6 जुलाई के आसपास भी हुआ था। और प्री नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक का आज का इंट्राडे हाई ऑलमोस्ट अगस्त 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को इसने हिट किया। कुछ देर पहले मैं इसके ऑप्शंस के स्टैट्स देख रहा था अनुज, 1450 और 1480 तक की कॉल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। तो हालांकि मैं आईसीआईसीआई ये रिलायंस के बारे में बात करता, लेकिन मैंने इसको अवॉइड किया। बट यहाँ पे प्री नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन प्लेसमेंट और फ्यूचर्स को देखिए अनुज, करीब 14 लाख शेयर यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं। तो ये स्पेस सबसे स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव। अच्छा अनुज, आज सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन है, वो मतलब हालांकि सीक्वेंस तो काफ़ी बड़ा रहा, लेकिन जब एआई रैली और वो चिप स्टॉक्स की रैली कोलैप्स हो रही है, फॉर इंस्टेंस नेस्डैक कल जब कोलैप्स हुआ, निक्केई आज 5.5% कोलैप्स था। एक टेक्निकल प्ले पड़ रहा है निफ्टी आईटी इस वक्त। आईटी पे क्या सेंस बन रही है अब क्योंकि मैं खुद दिख रहा हूँ मनोज, आईटी अब 29,268 पे अब हम बड़े और मीडियम टर्म एवरेजेस को टच कर रहे हैं। तो वीरू, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? अभी जो आपने बात की है ना, अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिनों में 3 दिन हुए हैं जब सुबह के शो में, जब हम सुबह 8 बजे का शो स्टार्ट करते हैं, हमने हेडलाइन के बाद पहले यही समीकरण डिस्कस करें। एक दिन टीसीएस के नंबर्स के साथ, और कल और आज हमने बात की थी पूरी की पूरी वो चिप शेयरों की गिरावट की, कि वो जो 2 दिनों में चिप शेयरों की गिरावट रही है, अगर वो सुबह के डेटा से अगर वो वाली प्लेट आप पुल आउट कर पाएँ तो बेस्ट रहेगा कि 2 दिनों में चिप शेयर कितने गिरे हैं। और ये तो आज कॉस्पी बंद था, वरना जिस तरीके से वो गिरावट थी एडीआर में, आज फिर कॉस्पी ने बड़ा गिरना था, ये बात क्लियर थी। नैस्डैक के फ्यूचर भी नीचे हैं, अगर आप देखेंगे एक बार, अगर डेटा पॉइंट दिखा सकते हो दिखाइएगा, नैस्डैक का फ्यूचर जो है वो भी नीचे है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हम सबसे ज़्यादा आईटी में पिटे किस लिए थे इस बार? पिटे इसलिए थे क्योंकि एक डर लग रहा था कि ये पूरी की पूरी एआई ट्रेड है। ये देखिए नैस्डैक फ्यूचर 550 पॉइंट नीचे है। पहले ऐसा होता था कि इतना यूएस फ्यूचर नीचे और हमारी मार्केट ग्रीन में हो, या नैस्डैक 500 पॉइंट नीचे और आईटी ग्रीन में हो। क्यों है वो आईटी ग्रीन में? बिल्कुल ये वाली प्लेट में चाह रहा था। ये देखिए जो 2 दिनों में चिप कंपनीज की गिरावट है, और वो एक एल्गो ट्रेड है, रिवर्स एंटी जो मर्जी कहना चाहें आप, एआई के अगेंस्ट, और वो प्ले हो रही है। और काफ़ी समय से ड्यू था ये। अच्छा, एक और चीज़, बहुत कुछ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं। जैसे यही नंबर्स अगर टीसीएस ने 6 क्वार्टर पहले दिए होते तो स्टॉक गिरना था, या टेक महिंद्रा ने भी अगर 2 साल पहले नंबर दिए होते तो शायद स्टॉक इतना नहीं चलता। अब इसलिए चल रहा है क्योंकि पोजीशनिंग उस हिसाब से हो गई थी स्टॉक्स की, इतनी ज़्यादा बेरिश हो गई थी पोजीशनिंग, इस वजह से ये चला है। मैं बार बार परसिस्टेंट का एग्जांपल क्यों देता हूँ आपको? ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्राउनी पॉइंट क्लेम कर रहे हैं, या बिकॉज एक मतलब कंसेंसस शॉर्ट के अगेंस्ट हमने क्योंकि एक लॉन्ग का व्यू लिया और वो भयंकर चला 4300 5200। बार बार इसका एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दिखाने के लिए कि किस तरीके के मौके और किस तरीके की कंपनियों में हैं आपके पास।
और आईटी में एक दो कंपनियां जिनके बस थोड़े से वो मूव खराब रहे हैं, अदरवाइज एज अ सेक्टर। हाँ, ये वाला चार्ट देखिए आप, 14 डेज में 20%। मतलब मुझे याद नहीं है कि कौन लास्ट बार कब पिछले 2-3 साल में एक आईटी स्टॉक ने 14 डेज में, एफएनओ के स्टॉक ने 20% के आपको रिटर्न्स दिए। और ये तब जब उस दिन पैनिक था, अनड्यू पैनिक था, ज़बरदस्ती का पैनिक था, कोई लॉजिक नहीं था उस ट्रेड का। और उस दिन सच बताऊँ ना, मैं मुझे उस दिन की जो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है ना हमारी, वो आई थिंक किसकी थी, सीएलएसए की थी शायद, सीएलएसए की थी, जो उन्होंने एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था, क्योंकि बाकी सब ने कहा कि इतना महंगा आप खरीद रहे हैं, नेगेटिव व्यू लिया था। अरे जब कंपनियां कुछ नहीं कर रही थी तो हम इनको क्रिटिसाइज करते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड दे देते हैं, बायबैक करते हैं। अब कोई कंपनी बेचारी, अब आप एक दिन में तो एआई नहीं सीख पाएंगे, अब आप एटलीस्ट कम से कम अब कुछ एक्विजिशन के थ्रू सही, इनऑर्गेनिक स्टेप्स के थ्रू ही सही, कम से कम कुछ करने की तो कोशिश कर रहे हैं। एक हम इन्फोसिस ने बहुत पहले कोशिश की थी ओपन एआई में स्टेक खरीदने की, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था प्रपोजल। अगर वो खरीद लिया तो आज कहाँ होता है इन्फोसिस, है ना। तो एटलीस्ट कम से कम अभी कंपनियां कुछ नया तो ट्राई कर रही हैं, ये पॉजिटिव है कंपनीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटी एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है, चर्चा ज़रूरी थी सर, हमने इन डेप्थ एनालिसिस कर ली इसकी। लेकिन प्राइवेट बैंक्स, फेडरल बैंक के नतीजे आए और नतीजे अच्छे लग रहे हैं सर बाजार को, और देखिए किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एकदम डेज हाई के आसपास काम काज करे, 5% ऊपर हो गया अब तो। क्या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे ऐसे ही रहेंगे सर? और अगर हाँ तो क्या, क्योंकि पेशेंस काफी टेस्ट हुआ है प्राइवेट बैंक्स में भी निवेशकों का। देखिए मार्केट आपको चीख के कह रहा है नंबर अच्छे आएंगे, है ना। ये क्वार्टर आना ही अच्छा था। बैंकों के केस में एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास अपडेट पहले से थी, इस वजह से आगे की कमेंट्री देखेंगे इनकी। एंड आई थिंक एक दो चीज़ें देखनी होंगी। एसेट क्वालिटी में लग रहा है सबकी बहुत शानदार आएगी इस बार, सब बैंकों की। और आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे आएंगे। दिक्कत ये है कि जो कच्चे तेल का इम्पैक्ट आया था ना, ये इस क्वार्टर में इतना नहीं, अब आगे जाकर जो कमेंट्री है उसमें कितना इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं उससे कुछ समीकरण बिगड़े या नहीं बिगड़े, लेकिन आप नंबर सारे के सारे बैंकों से अच्छे एक्सपेक्ट करें। आई थिंक ये आप मान के चल सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स पर। स्टिंग प्ले करिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के रफ्तार के घोड़े स्टॉक से। सबसे पहले टेक महिंद्रा, और इंट्राडे रखिएगा टेक महिंद्रा का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सुबह हमने एक व्यू लिया था कि खुलते ही एक बार प्रॉफिट बुक करें और लोअर लेवल मिले तब री एंट्री करें, और एग्जिट अच्छी मिली, उसके बाद री एंट्री देखिए क्या शानदार मिली। वहाँ से लोअर लेवल से उसके बाद स्टॉक घुमा। जियो फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर, नंबर भी शानदार थे। अच्छा अब तो सेकंड टॉप हो गया, टॉप अब टेक महिंद्रा हो गया। फिनो पेमेंट्स बैंक, शानदार मूव है इसमें। इस महीने 25% भागा है स्टॉक। जी हाँ, 25% के मूव इस महीने फिनो पेमेंट्स बैंक में। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स में, और फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर है पॉलीकैब। आज सुबह हम बात कर रहे थे, नंबर्स बेहतर थे, लेकिन एक डर है ब्लॉक डील का। और एक बात बताऊँ श्रीराम, मैं यहाँ मैं थोड़ा अपने आप को मानूंगा कि मैंने आज थोड़ी इसमें गलती की है पॉलीकैब में, क्योंकि जो ब्लॉक डील है ना, उसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी कि ये प्रमोटर की ब्लॉक डील है, और मार्केट को पसंद नहीं आया कि बार बार आ जाते हैं स्टेक बेचने के लिए। ऐसा क्या है इसमें, तो उस वजह से। लेकिन जो भी है, ये फैक्टर है कि ब्लॉक डील का रिस्क है, उसकी वजह से। BHEL दूसरा स्टॉक है। आज के हाई से आप देखें 4% गिरा है BHEL। और आज सुबह हम बात कर रहे थे, हमने एक कॉन्ट्रा मुनाफा वसूली का एक बोल्ड व्यू लिया था कि आज यहाँ पर गैप अप हो तो प्लीज़ चेज मत करिएगा। अब ये स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया है और सब कुछ प्राइसिंग कर रहा है। और फाइनली GE वर्नोवा, TND, हिटाची। अच्छा ये स्टॉक्स आप देखिएगा, अब ये चिप स्टॉक्स के साथ बिहेव करते हैं। चिप स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, ये स्टॉक्स ऊपर आते हैं। चिप स्टॉक्स गिरते हैं, ये स्टॉक्स गिरते हैं। वो सब डेटा सेंटर से रिलेटेड प्लेस हैं, इस वजह से यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, और फिर कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। राइट, मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है। निफ्टी, बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। सबसे ज्यादा खरीदारी होती हुई कहां नजर आई है? नतीजों का असर देख रहे हैं आप। टेक महिंद्रा सटीक एनालिसिस हुई थी बिग स्टॉक्स के क्रम में, 4.5% ऊपर है। आज के सेशन में निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। जियो फाइनेंशियल, शानदार नतीजे यहाँ पर भी, और देखिए स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, 3.5% की तेजी। TCS, HCL टेक, पूरे IT पैक में जोश है, 3.5-2% ये दोनों स्टॉक्स भी चलते हुए नजर आए हैं। वायदा में अगर आप देखें, भारत फोर्ज टॉप गेनर बन गया 3.5% के साथ। कल्याण ज्वेलर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद आप आज भी देखिए 4.5% ऊपर है। एक्साइड भागा, ये ऑटो एंसिलरी पैक बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं आज। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई, 3% के करीब। लेकिन इस मार्केट में कौन से स्टॉक्स नहीं चले हैं? आज थोड़ा फार्मा बैकफुट पर था। डॉक्टर रेड्डीज आपको 0.25-1% सिप्ला भी नीचे नजर आएगा।
विप्रो नतीजे खराब आए और स्ट्रीट ने वैसे ही पनिश किया है 1%, हालांकि उतना नहीं टूटा, 1% की गिरावट यहाँ पे है। हिंडाल्को टूट गया है 2% के करीब करीब। वायदा में अगर आप देखें तो अभी जिसकी चर्चा हो रही थी जी वर्नोवा TNT, हिताची एनर्जी 4.5% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और पॉलीकैब नतीजे उतने अच्छे नहीं लगे, इनफैक्ट 3.5% टूट गया आज के सेशन में। नैल्को देख लीजिए 4% नीचे है आज के सेशन में, हिंडाल्को नैल्को जैसे काउंटर्स। जी चलिए एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा, और एकदम से तेज बात करते हैं ना कि अभी तो 1 घंटा 10 मिनट बाकी हैं। ये देखिए कैसे पंख लगे निफ्टी को। एक टिक में हम 100 पॉइंट भागे हैं, एक टिक में निफ्टी की 100 पॉइंट भागे हैं हम। 24,250 वाला निफ्टी एकदम 24,350, और ये इंपॉर्टेंस थी उस 24,300 की, क्योंकि सबने अपने स्टॉप लॉस वहीं लगा के रखे होंगे। तो ये जो लास्ट का 50 पॉइंट का मूव है ना, ये सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जब सबके स्टॉप लॉस एक ही जगह होते हैं, वो जैसे ट्रिगर होते हैं, तो एक बार के लिए वो मूव आ जाता है। तो ये वाला मूव है, और इसको बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, 900 पॉइंट ऊपर है अब बैंक निफ्टी। और जैसा वीरू मेंशन कर भी रहे थे, ICICI बैंक का इंटरडे चार्ट देखिएगा आप, किस तरीके का मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय मार्केट में। चलिए हमारे पैनल को जोड़ लेते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी, आप शुरुआत करिए, बताइए इस समय की ट्रेड आपकी। जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त की मेरी ट्रेड में SBI रहेगा। नेचुरली इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहा है तो बैंकिंग में SBI के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1046 पे है ये, हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 42 पे, और अपसाइड पे हमारा आने वाले 1 घंटे के हिसाब से टारगेट रह सकता है 1053, और अगर डिलीवरी करते हैं तो 1058। ओके, SBI फ्यूचर्स रचना जी का पहला ट्रेड लॉन्ग। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोटक बैंक ने हाई टॉप हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 383 का लगाना है, और 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 390 का कॉल ऑप्शन जो 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 4.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। बैंक सब पिक्स में आ रहे हैं। मानस जी ने भी कोटक बैंक चुना है, SBI रचना जी की तरफ से आती हुई, तो यहाँ पर शानदार मूव्स। कविता जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा पिक है ऑटो एंजिलरी से एक्साइड, ओके नॉट ऑटो एंजिलरीज, कंफ्यूज, 2 काउंटर है मेरे पास, एक्साइड एंड दिस फ्रॉम FMCG ब्रिटानिया। मुझे लगता है ब्रिटानिया का मूव काफी स्ट्रॉन्ग है। एज ऑफ नाउ 5405 के लेवल पर है। ऑन अ डेली चार्ट ये अपने एवरेजेस क्लस्टर से बाहर निकलते हुए दिखता है। मुझे लगता है 5500 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ते हुए दिख सकता है, टुवर्ड्स इट्स 100 EMA। सो 5408 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ। फॉर 5450 5480 के प्राइस टारगेट के लिए ब्रिटानिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 5340 का। ओके, ब्रिटानिया, ये हो गई पिक कविता जी की। अब चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है HAL के चार्ट के ऊपर। आज आप HAL का कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए। पिछले 5 दिनों से ये करेक्ट हुआ था, आज एग्जैक्टली इट हैज लैंडेड ऑन इट्स 10 एंड 20 DMA सपोर्ट। वहीं से ये पलटा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छी रैली मिलनी चाहिए। 4600-650 का मेरा इसका टारगेट है। HAL बाय रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम करीबन 4440 का, यानी 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 4600-650 का टारगेट होगा HAL। ओके, HAL पे अगर आप देखें आपका लॉन्ग ट्रेड है। HAL इस वक्त आप पिक करते हुए। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम, पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के जो हाईज है, स्टॉक वापस C क्लस्टर के पास आ चुका है। तो यहाँ पे 1780 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 1850, 1850 और 1880 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। चोला फाइनेंस आशीष जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। परसिस्टेंट सिस्टम के साथ ही जाना चाहूंगा। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट 4 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो परसिस्टेंट को करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 5115 का स्टॉप लॉस लगाएं।
मुझे लग रहा है 5310 से 5330 तक के टारगेट्स परसिस्टेंट में आ सकते हैं, तो परसिस्टेंट 1 से 2 दिन के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5115 का स्टॉप लॉस है। ओके चलिए अब राजेश जी को जोड़ लेते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, वीरू, जो भी पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। फंडामेंटली कहा जाए तो ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह के नंबर्स वगैरह आए हैं गाड़ियों के, उसको देखते हुए सोना BLW के साथ जाना चाहूंगा। न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लीडरशिप कही जा सकती है इस कंपनी की। भारत में डिफरेंशियल गियर्स में 55 से 90% तक की मार्केट शेयर घूमती है इसकी। डिफरेंशियल में ये ग्लोबली भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, जो कि अभी करीब करीब 9% के आसपास है। ईवी का बहुत बड़ा प्लेयर कहा जा सकता है, 237 बिलियन के ऑर्डर बुक है, जिसमें 70% के आसपास की ईवी की ऑर्डर बुक है। टेक्नोलॉजी R&D में अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले जहां इनके 86% के आसपास के रेवेन्यू सिर्फ 4 प्रोडक्ट से आते थे, अब 8 प्रोडक्ट से आते हैं, तो वहां एक थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। और रेलवे का जो बिजनेस इन्होंने कुछ दिन पहले अधिग्रहण किया था, वहां से भी ट्रैक्शन आने लगा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को कम से कम 10 से 12% की मूव आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सोना BLW प्रिसीजन आज का स्पॉटलाइट पैनल ने भी कई बार सुझाया और राजेश जी को भी फंडामेंटली पसंद आ रहा है। डेज हाई पर है सोना BLW प्रिसीजन, यहाँ पर खरीदारी की सलाह। टेक्निकल और फंडामेंटल आइडिया ले लिया है हमने, रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। रचना जी SBI के साथ जा रही हैं, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1053 1058 तक के टारगेट वो देख रही हैं। 1041-42 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कह रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ है बैंकिंग स्पेस में और 400 के टारगेट है, 383 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इसके अलावा आप 390 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको 4.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपए का टारगेट देख सकते हैं आप। कविता जी कह रही हैं कि ब्रिटानिया में स्ट्रेंथ है आज के सेशन में, तो ब्रिटानिया खरीदारी कर सकते हैं 5480 के लिए, 5340 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। राजेश जी हैल के साथ जा रहे हैं डिफेंस स्पेस में, ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है, 4650 की टारगेट है, 4440 का स्टॉप लॉस। आशीष जी ने चोला फाइनेंस चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में 1850 1880 के लिए से देख लीजिए, 1780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अरुण जी परसिस्टेंट सिस्टम को चुन रहे हैं, IT में दम, और 5310 5330 के टारगेट के लिए से देख लीजिए, 5115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और आखिर में राजेश जी की तरफ से फंडामेंटल आइडिया आया, इन्वेस्टमेंट आइडिया आया, सोना BLW प्रिसीजन, खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरिए से। निफ्टी लेकर आ जाइए स्क्रीन पर और बैंक निफ्टी भी रखिएगा स्क्रीन पर। एकदम से मूव आया है सर, एकदम से फिर से हम थोड़े से नीचे आए ये। हाँ वो जो बात करते हैं वो पता है, मैं एक चीज़ बताऊं, एकदम से ना शॉर्ट जो कैसे जैसे कहते हैं शॉर्ट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो अगर आप कॉल्स का डेटा देखेंगे ना श्रेया, मैं देख रहा था जैसे 1.50 से लेके करीब 2.5 तक कॉल्स में बिल्डअप हुआ बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद एकदम से वो मूव आया और उसमें एकदम से कॉल प्राइसेस मैसिव सर्ज आया, और वो ओपन इंटरेस्ट जो था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये सब जो है ना, ये अब जो हेज फंड्स के गेम चलते हैं, 24,400 की कॉल है जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे वाली, इसका ओपन इंटरेस्ट था करीब 81 लाख 1.50 पे, और जस्ट वो मूव आने से पहले हुआ वो 83 लाख, और वो जैसे ही मूव आया वो 83 लाख वाला आ गया 76 लाख पे। 7 लाख की अनवाइंडिंग हुई है उन कॉल्स की बिटवीन 110 से 68 रुपये, जो वो एकदम से नीचे आया। और उससे पहले वो बिल्डअप हुआ था, पूरा जो रेंज थी 40 से लेके 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में पूरा बिल्डअप हुआ। 45 रुपये से सीधा वन वे 110 रुपये का मूव आया, और वो 110 वाला जैसे एकदम से मार्केट में मूव आया, वो धीरे धीरे कोलैप्स हुआ। लेकिन वो जो हेज फंड्स है उनका काम हो गया, जो एल्गो ट्रेडर्स उनका काम हो गया। देखिए ये इसमें यही इशू है, ये मतलब आप ब्रेकआउट के बाद उसके बाद 350 पे लेंगे तो वो दिक्कत आएगी मार्केट में। खैर एनीवे ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एक काम करते हैं, फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक के नंबर्स आए और स्टॉक में अच्छा मूव है, करीब 5-5.5% ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। 6.5 हो गया अब तो, बाप रे, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ। और आशीष से जानते हैं कि क्यों
इतनी बड़ी सर्ज आई स्टॉक में। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और एक तो कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। फेडरल बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड है, कई क्वार्टर्स से आप देखें तो हर बार स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, इससे मार्केट को एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक ट्रेंड यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक्सपेक्टेशंस को बीट करता है। अब आप नंबर्स देखिए कि कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम 26% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, 2336 करोड़ से बढ़कर 2946 करोड़, जो कि एस्टिमेट से भी काफ़ी ज़्यादा है। टोटल अगर आप बॉटम लाइन की बात करें मुनाफे की, तो ऑलमोस्ट 37% की बढ़त है। 862 करोड़ से बढ़कर 1177 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। सालाना आधार पर जो निम्स है, इसमें 39 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, 3.33% है। और अगर आप बाकी के पैरामीटर्स के लिहाज से भी देखें तो जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है, अगेन एक तो 50% रिडक्शन पिछले साल से पहले अनुमान था कि देखने को मिलेगा, लेकिन उससे भी बेहतर इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है प्रोविजनिंग सीक्वेंशियल तौर पर। अच्छा, खास बात यह है कि इनकी जो असेट क्वालिटी है, ये पिछले 10 साल में सबसे बेस्ट है। अपनी डेकेड की सबसे बेस्ट असेट क्वालिटी के साथ फेडरल बैंक फिलहाल चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 1.62% से घटकर 1.52% हो गए, और नेट एनपीएस भी अगर आप देखें तो 0.2% से घटकर 0.18% देखने को मिले। तो बेस्ट असेट क्वालिटी आपके पास, इसका बड़ा एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो 38% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। और अगेन जो मैं बता रहा था कि बैंक्स में प्रोविजनिंग का आंकड़ा बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, तो इसे देखिए 741 करोड़ से घटकर 318 करोड़ हो गया, और 370 करोड़ के करीब जो है मार्केट यहाँ पर अनुमान लगा रहा था। अगर आप कुल बिजनेस में देखें तो 13% की बढ़त देखने को मिली। लोन ग्रोथ आई है 15% की, और कासा की ग्रोथ आप देखें तो 18% है। एंड अगेन लोन ग्रोथ के आंकड़े हर साल इंप्रूव होते जा रहे हैं हर क्वार्टर में, तो ये अपने आप में बड़ा खास है। अच्छा, डाइवर्सिफाइड बुक है इनकी, तो अगर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंकिंग में 23% की बढ़त है। अगर आप सीवी लेंडिंग की बात करें तो 21% की बढ़त है, और गोल्ड लोन पर खास फोकस रखिएगा क्योंकि इसके नतीजों का इम्पैक्ट आपको मनप्पुरम और मुथूट पर भी नजर आता है। 33% की इनके गोल्ड लोन कारोबार में देखने को मिली है। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखें तो ऑलमोस्ट 21% की बढ़त है। बाकी कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल जो बुक है, इसमें भी 16% का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल आप देखें तो बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं, इंटरनल्स काफ़ी स्ट्रांग। मार्केट को उम्मीद थी बढ़िया नंबर्स की, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा था और उसको बीट किया है, फिलहाल 7% ऊपर। ओके, बिल्कुल ज़बरदस्त 7% ऊपर इस समय। और फेडरल बैंक के साथ एक अच्छी चीज़ है कि इंट्राडे में ट्रेडर्स को मौका देता है ना। बाकी सब तो सैटरडे को आ जाएंगे, ये आराम से, चाहे दोनों साइड के मुँह वीकेंड मतलब मार्केट आर्मी आएंगे। ठीक है राजेश जी, फेडरल बैंक क्या भी रहेगा इस पर? सॉरी, राजेश अग्रवाल जी। अनुज जी, ऐसा है कि बैंकिंग के नतीजे इस बार सबके शानदार आ रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो, पिछले शुक्रवार अपने बैठे थे, इंडियन बैंक के शानदार नतीजे आए, उसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आए। जो अपडेट्स आए हैं प्राइवेट बैंकिंग साइड से, वो भी सब में 15-17% की एडवांस में, डिपॉजिट्स में, सब में बढ़त थी। फेडरल बैंक में देखें तो खास हमें जो अच्छा लगता है वो एक तो इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऐसे नहीं कि एक क्वार्टर आ गया दूसरा क्वार्टर फिर ठंडा पड़ गया, इस टाइप नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी भी आप देखो तो 36% के आसपास बॉटम लाइन में जंप और एसेट क्वालिटी का सुधरना बहुत शानदार नतीजे कहा जा सकते हैं। आज 7-8% मार्केट के रिएक्शन, रिजल्ट्स के रिएक्शन के कारण से बढ़ गया है, थोड़ा सा करेक्ट करता है 320-325 तक आता है। तो मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। किसी के पास है तो बने रह सकता है। फेडरल बैंक नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, पौने 7% ऊपर हो गया। आप क्या मोमेंटम है बैंकों में, सारे बैंकों को। मैं मिड कैप बैंकिंग में आता हूँ। अभी आरबीएल बैंक को देखिए, मानस ये भी हालांकि इसके अर्निंग्स कल ड्यू हैं, बट मोमेंटम बन रहा है ना, 368-65। और जरा प्लीज़ इसका एक बार जुलाई फ्यूचर्स रखिएगा। हालांकि आरबीएल के बैंक में आप ऑप्शन प्लेसमेंट से कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शंस में प्लेसमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। मतलब ओआई आपको कम नज़र आएगा, मैं देख रहा था उसको। बट लुक एट ओआई बिल्डअप, 2 लाख शेयर का बिल्डअप है। मानस अगर इंट्राडे में भी या फिर प्री नंबर ये 370 की ट्रेजेक्टरी को पार करे तो प्रोजेक्शन क्या है? 385-390 खुला है क्या स्टॉक के लिए? क्योंकि अब नीचे से थोड़ी सी प्री नंबर्स प्लेसमेंट नजर आ रही है इसमें। तो देखिए 360 पे एक सपोर्ट तो डेफिनेटली है,
वहां से ही रिवर्सल देखने को मिला है, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, 10 डे मूविंग एवरेज 370 है। अगर 370 का आंकड़ा ब्रेक होता है तो खरीदारी करेंगे 364 के स्टॉप लॉस से, और फिर आपको टारगेट 382 के सेट करके चलने हैं। ओके, आरबीएल बैंक पर ये व्यू आता हुआ डेज हाई पर कर रहा है काम काज, अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। 2:30 बज गए, वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, और कैश कॉल्स लेंगे हम मानस जी, राजेश सातपुते जी और कविता जी से। तो शुरुआत कीजिए मानस जी, फिर कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? मेरे को 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको बाद में देता हूँ कॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। मानस जी आते हैं आपके पास। राजेश जी, आपने ढूंढा क्या कैश में कौन सा काउंटर? यस, देखिए श्रेया, अगर आप इसमें इंडिया सीमेंट का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट है। आज एक कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन को इसने आज तोड़ा है। रेजिस्टेंस था करीबन 400 का, 408 करंट प्राइस है, 400 का स्टॉप लॉस रखे, 425 के आसपास का इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट बनना चाहिए इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट। कविता जी, आपकी ट्रेड कैश में? तो JSW इंफ्रा यहाँ एक अच्छे ब्रेकआउट आए हैं और सपोर्ट लेवल बाइंग आते हुए दिखती है। 10 UA पर अभी होवर करते हुए दिखता है। शॉर्ट टर्म पोजिशनल नजरिया रखना चाहिए। मुझे लगता है जब तक 330 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर बाय पोजीशन रखें। अपसाइड मोमेंटम दिखता है 360 380 के लेवल के लिए। ओके, JSW इंफ्रा। मानस, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको आरबीएल में मशरूफ कर दिया, आप कैश कॉल नहीं निकाल पाए। अब बताइए, कैश कॉल अगर निकाल ली हो तो क्या हुआ? तो देखिए, अनंत राज पे मेरा ध्यान है। अनंत राज पे देखिए तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। 590 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 30-40 रुपए का मूव दिखा देगा। अनंत राज पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस आपको 574 के नीचे लगा के रखने हैं और 620 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ बड़े नंबर्स की। सबसे पहले तो आज शाम को रिलायंस के नंबर्स आने वाले हैं। नतीजों से पहले शेयर में 2% की तेज़ी है, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बताइए। बिल्कुल ठीक, शायद तेजी इसीलिए भी है क्योंकि लार्जली एक्सपेक्टेड है कि रिलायंस एक अच्छे नतीजे डिलीवर कर रहा होगा। एक बढ़िया सीक्वेंशियल कह लीजिए तिमाही दर तिमाही रिबाउंड, क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिलेटिवली थोड़ा सा म्यूटेड, थोड़ा सा वीकेस्ट साइड पे था। सीक्वेंशली क्या एक्सपेक्टेड है? आय तकरीबन 4.25% बढ़ रही होगी, EBITDA 4% का जंप दिखा रहा होगा, और ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू मुनाफे में एक अच्छा जंप। हमारा पोल थ्रो अप कर रहा है 10% का नंबर। सीक्वेंशियल रिबाउंड को ड्राइव कर रही होगी O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस। लास्ट क्वार्टर इसी पॉकेट ने अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर इस क्वार्टर हुआ क्या कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहद स्ट्रांग हैं। आप पेट्रोकेमिकल के स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए देख रहे होंगे, और प्लस रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, उस कमजोरी का भी फायदा मिलने वाला है। तो वीकर रुपी भी कुशन कर रहा होगा इसकी अर्निंग्स को। EBITDA परफॉर्मेंस साल दर साल रख देता हूं। ऑयल टू केमिकल्स 20% का जंप, कंज्यूमर साइड ऑफ द बिजनेस 12% इंप्रूव हो रहा होगा। अगर कोई वीकेस्ट लिंक होगा इस नंबर में तो अपस्ट्रीम यानी कि ऑयल एंड गैस का बिजनेस, वही शायद परफॉर्मेंस को ड्रैग कर रहा हो। पर इसके बारे में स्ट्रीट को पता है कि लोअर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, वो सीक्वेंशियली, और उसी का खामियाजा ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट झेलता हुआ नजर आएगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है रडार पे, सब इंतजार कर रहे हैं। जियो IPO का रोड मैप, उसकी लिस्टिंग, तो कोई एग्जैक्ट टाइमलाइंस, वैल्यूएशन रिलेटेड कोई अपडेट्स, इनकरेजिंग सिग्नल होगा, हालांकि अनलाइकली है। और दूसरा केपेक्स, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल्स को लेकर अगर कोई अपडेट सामने आता है तो वो की मॉनिटरेबल होगा। लेकिन नंबर्स लार्जली एक्सपेक्टेड, सीक्वेंशली एक बढ़िया बाउंस बैक एक्सपेक्ट करिए। रिलायंस, अगर आप देखें, ये थे नंबर्स का पूर्वानुमान। पहले तो मैं इसने डिस्क्लेमर ही रख दूं, स्क्रीन पर नंबर्स एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं, बट इसको अगर आप देखें तो भावनाओं के साथ पढ़िएगा। स्क्रीन पे चल रहा है इस वक्त, और इसी स्क्रीन पे चल रहा है जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। बट राजेश अग्रवाल जी, एक अगर आप देखें इसमें डिप आया था, और अभी भी बहुत एग्रेसिव प्लेसमेंट नहीं है जिस प्रकार के आपने पूर्वानुमान आशीष से सुने। बहुत ही अगर आप देखें रीजनेबल प्लेसमेंट के साथ जा रहा है ये इस नंबर्स में। आपका टेक रिलायंस पे क्या है 1325 पे? वीरू जी, हम लोग बहुत बुलिश हैं। इसके हमारा अनुमान है कि 1800 के टारगेट के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए, टिप्स में बाइंग करनी चाहिए। बहुत
दिनों से rather कई महीनों से स्टॉक चला ही नहीं है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस अपनी जगह रही। पिछले नतीजे या ईजीएम पे आप ध्यान दो तो रिलायंस रिटेल के 20,000 के ऊपर स्टोर हो गए। रिलायंस कंज्यूमर की सेल 3 गुनी हो गई। 1 लाख करोड़ की सेल 2030 तक की ईशा अंबानी जी ने कहा। आईपीओ जियो का सामने में खड़ा है। हालांकि जैसे आशीष ने भी कहा कि उसमें अनलाइकली है कोई बात हो, क्योंकि डीआरएचपी फाइल हो चुकी है, उसके बाद बात करना शायद संभव ना हो, तो उसपे कोई इंडिकेशंस नहीं आएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस वहां अच्छी है। आरपूस में बढ़त की पूरी संभावनाएं हैं। ऑयल टू केमिकल अच्छा है। सिंगापुर जीआरएम से बढ़ते हुए नजर आएंगे इनके जीआरएम। मुझे लगता है सारे पायदान पर वैल्यूएशन आपको बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है जो मूवमेंट ये एआई में, न्यू एनर्जी में वगैरह में कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में स्टॉक को री रेटिंग कर देगा। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रही है। शॉर्ट टर्म में कहना दुहाल है कि ये 1350 तक जाके करेक्ट करेगा या 1300 वापस आ जाएगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लंबी अवधि में ये 1800 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले देते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम आज बहेती जी से, अरुण जी से, रचना जी से। तो आशीष बहेती जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, अंबुजा सीमेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना चाहिए। 445 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 5.5 रुपए पे ट्रेड कर रही है 445 की कॉल। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 4.5 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 7 रुपए और 9 रुपए तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। अंबुजा 7 के 445 कॉल ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है। अरुण जी, आप क्या देख रहे हैं ऑप्शंस के लिए? बिल्कुल श्रेया जी, ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। M&M में मुझे लग रहा है कैचअप रैली देखने को मिल सकती है, तो एट द मनी कॉल लेने की सलाह है। 3180 का कॉल ऑप्शन बाय करें। अराउंड 45-46 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लग रहा है इसका जो वैल्यू है वो 58 तक जा सकता है, तो 3180 का कॉल ऑप्शन बाय करें। नीचे में 40 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, M&M 3180 की कॉल। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में? या हम KEI में पी बाय करेंगे 4900 का, जो कि 146 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 125 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 175 एंड 200। ओके, चलिए ये हो गए धमाकेदार ऑप्शंस। अब इंश्योरेंस स्पेस की बात कर लेते हैं, और दो कहानियां हैं इंश्योरेंस स्पेस पर, जिसमें एक स्टॉक्स जुड़ी है और एक पूरे के पूरे सेक्टर से जुड़ी हुई है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ICICI प्रू के साथ, जिसे एक बड़ी राहत मिल सकती है, और जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है IRDAI को प्रूडेंशियल को डिक्लासीफाई करने की। तो यश से जानते हैं कि उसमें क्या अपडेट है। यश, बताइए। वेल अनुज, आपने जैसे कहा, ये खबर ICICI प्रूडेंशियल के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जो सप्लाई ओवरहैंग स्टॉक पे बना हुआ है उसे दूर करती हुई दिखेगी। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI बहुत जल्द एक अप्रूवल प्रूडेंशियल को दे सकता है, और ये अप्रूवल होगा रीक्लासिफिकेशन या डीक्लासिफिकेशन अगर कहा जाए उनके प्रमोटर स्टेटस के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में। ये अप्रूवल आने के बाद प्रूडेंशियल खुद को एक इन्वेस्टर एंटिटी डिक्लेयर कर पाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में। अभी वो एक प्रमोटर एंटिटी है कंपनी में। इसके साथ साथ एक और अप्रूवल आता दिखेगा रेगुलेटर से, जो कि प्रूडेंशियल को अपना पूरा हिस्सा ICICI प्रूडेंशियल में रिटेन करने का एक राइट देता हुआ दिखेगा। इससे होगा ये कि मार्केट पे जो एक कंसर्न था कि प्रूडेंशियल को अपना स्टेक बेचना पड़ सकता है, क्योंकि उसने 75% भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक का अधिग्रहण किया है, वो जाता हुआ दिखेगा। प्रूडेंशियल भारतीय लाइफ में 75% स्टेक लेने के बावजूद, प्रमोटर एंटिटी वहाँ पे बनने के बावजूद, अपना 22% हिस्सा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में कंटिन्यू कर पाएगा ये अप्रूवल के द्वारा। हमने इस कहानी पे ICICI प्रूडेंशियल और IRDAI को लिखा है। एक रिस्पॉन्स सारे पार्टीज पे अभी भी अवेटेड है। ओके, चलिए शुक्रिया यश। तो ये एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी है जो बैंक एश्योरेंस को लेकर ओपन आर्किटेक्चर है। सरकार अब उसको अनिवार्य नहीं करना चाहती है। जी हाँ, नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये किस लिए पॉजिटिव है, और SBI लाइफ क्यों इन पर्टिकुलर
यहाँ पर फोकस में रहेगा यश? अनुज, तो सबसे पहले बैंक इंश्योरेंस एक अरेंजमेंट होता है एक इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स के बीच में, जो कि वो बैंक को इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने देता है। अभी फिलहाल जो रेगुलेशंस है उसके अंतर्गत हर बैंक 9 लाइफ इंश्योरेंस, 9 जनरल इंश्योरेंस और 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक बैंक इंश्योरेंस टाई अप कर सकता है। पर ऐसा कोई मिनिमम लिमिट नहीं है कि आपको मिनिमम इतने इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने ही पड़ेंगे। ये जो मिनिमम लिमिट थी वो अंडर डिस्कशन थी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक कमिटी के अंतर्गत और रेगुलेटर के दरवाजे पे भी। पर अभी हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि सरकार इस डिस्कशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती और एक मैंडेटरी ओपन आर्किटेक्चर जो बैंक इंश्योरेंस में आ सकता था उसे सरकार कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसका मतलब जो अभी करंट रेगुलेशंस है उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। ये मूव जो ड्रॉप किया गया है सरकार के द्वारा, ये प्रपोजल या IRDAI के व्यू के बाद में ड्रॉप किया गया है। IRDAI एक व्यू का था कि ओपन आर्किटेक्चर अगर बैंक इंश्योरेंस में लाया गया जिसके अंतर्गत बैंक्स को कंपल्सरीली एक इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा टाई अप करने के लिए कहा गया तो उसके अंदर मिस सेलिंग बढ़ सकती है, कमीशन रेट्स या कमीशन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और एक कहीं ना कहीं एक पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है जब वो अपने सामने 4 या 5 प्रोडक्ट्स सेम नेचर के देखता है। इस व्यू के बाद में हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि सरकार इस प्रपोजल को कंटिन्यू नहीं करेगी, ओपन आर्किटेक्चर बैंक इंश्योरेंस में लाना नहीं लाएगी। और ये पर्टिकुलरली SBI लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि SBI लाइफ का 55% ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम एक ही बैंक से आता है यानी कि SBI। 50% ऑफ इंडिविजुअल APE SBI से आता है और अगर ओपन आर्किटेक्चर लाता तो SBI को और इंश्योरेंस कंपनी से भी टाई अप करना पड़ता और कहीं ना कहीं SBI लाइफ के लिए वो कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता। इस वजह से अगर वो नहीं लाया जा रहा है तो SBI लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। SBI लाइफ लेकर आइए स्क्रीन पर और लगभग 0.1% ऊपर है। हम इंश्योरेंस स्पेस में कल सर हमने बड़ी गिरावट देखी थी वो नतीजों के बाद, हालांकि नतीजे इतने खराब थे भी नहीं। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप इंश्योरेंस स्पेस को लेकर और SBI लाइफ पर कोई पर्टिकुलरली व्यू है? तो पॉजिटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इशू क्या है कि सेंटिमेंट इस समय इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ा ख़राब है श्रेया, तो इसकी वजह से आई थिंक मार्केट इस पर जो है ना वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से चलिए काम करते हैं, आज थोड़ा 4 का चौका जल्दी ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ हमारे मार्केट गेस्ट भी जुड़ेंगे तो फटाफट 4 ट्रेड्स निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मानस जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, फिर चलेंगे रचना जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष बहेती जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए और राजेश अग्रवाल जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए FMCG क्षेत्र में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर रिवर्सल देखने को मिला है। उन्हीं में से एक है कोलगेट पावरलिफ्ट, जहां पर कोलगेट ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे 2040 वाला। 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 22 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 60 रुपीज 60 रुपए के सेट करके चल रहे हैं। कोलगेट में रिवर्सल आप खोज रहे हैं तो 36 रुपए की एक कॉल, 2040 की स्ट्राइक आप कर सकते हैं। रचना जी आपका FNO सुपरस्टार। ये हम JSW स्टील के साथ जा सकते हैं, रिजल्ट्स भी आए हुए हैं और स्पाइक भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स में एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। SL को हम 1230 के नीचे रखेंगे क्योंकि अभी रिजल्ट आया है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट सीम्स टू बी इन अ मूड ऑफ गोइंग अपसाइड, तो हम यहाँ पे 1260 तक के टारगेट रख सकते हैं इन अ डेज टाइम। JSW स्टील और नतीजे आ रहे हैं और नतीजे प्राइम ऑफिस ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन JSW स्टील रचना जी की पिक होगी FNO सुपरस्टार में। आशीष बहेती जी आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? जी क्लियरली आइशर मोटर्स ऑटो में एक अच्छा मोमेंटम है और आइशर मोटर्स एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना के स्टॉक अप साइड में मूव दे रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 7450 7450 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 7700 और 7850 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, मिड कैप फंडा के लिए आप चलते हैं हम राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए आपके पिक। अनुज जी LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहेंगे। भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, प्राइस टू अर्निंग 5 की, प्राइस टू बुक 1 से भी कम,
बिजनेस ऑपरेशंस में बढ़त, एसेट क्वालिटी में सुधार, बैलेंस शीट साइज देखेंगे तो 3 लाख करोड़ के ऊपर की बैलेंस शीट साइज है। टोटल लोन बुक 3 लाख करोड़ के ऊपर की है, जिसमें से 80 से 85% इंडिविजुअल लोन है, माने रिस्क कम है। पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग होने के कारण 45% के आसपास LIC की होल्डिंग है, जिस कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से कम रहते हैं। और जो वैल्यूएशन है, मुझे लगता है यहाँ से कम 600 रुपए के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह लें। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में राजेश जी को। तो 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लें। मानस जी ने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ और कोलगेट सुझाया है आपको 2040 की कॉल ऑप्शन लेनी है, 60 की टारगेट है, 22 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार में रचना जी जा रही है JSW स्टील के साथ, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 1260 के टारगेट देख रही है वो, 1229 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार आशीष बहिती जी ने सुझाया, आयशर मोटर्स और ऑटो स्पेस में अच्छी तेजी आज के सत्र में 7700 7850 की टारगेट है, 7450 का स्टॉप लॉस और आखिर में मिड कैप फंडा राजेश जी की तरफ से आया LIC हाउसिंग फाइनेंस और 600 के शुरुआती लक्ष्य के लिए आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जुड़े हैं स्टूडियो में। राहुल, गुड आफ्टरनून। लग रहा है मार्केट देखकर कि वो जो एक वन डे पैनिक आया था, भले ही कच्चा तेल 85 पर हो, लेकिन अब मार्केट उसको इग्नोर करके आगे मूव ऑन कर रहा है। लग तो ऐसा रहा है अनुज। आई थिंक फर्स्टली गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक अनुज काफ़ी सारी चीज़ें जो एक डेढ़ महीने पहले थोड़ी ट्रिकी लग रही थी, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं। क्रूड जैसे आपने बताया, कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं 75-85 के बीच में। जो मानसून डेफिशिएंसी करीबन 45% थी जून में, वो काफ़ी हद तक घट चुकी है। हालांकि पिछले 10-15 दिन में और एक सूखा आया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अंदर स्टूडियो आने से पहले काफ़ी बारिश हो रही है बाहर, तो होपफुली अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहा तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है। हम ऑलरेडी वहाँ से 10% ऊपर उठ चुके हैं अनुज, जहाँ से मार्केट का वो टेम्परेरी बॉटम हुआ था जब युद्ध शुरू हुआ था 22,000 का। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट दैट कि अगर आप एकदम बेरिश व्यू पॉइंट भी लेके चलें कि मार्केट उसको रिविजिट करेगा, आई थिंक उसकी संभावना बहुत कम है। आई थिंक वो रेंज जो काफ़ी लोग बोल रहे थे 22 से 24 का रेंज है, वो आई थिंक हो सकता है कि अगले 3-4 महीने तक 24 से 26 का रेंज शायद हो जाए। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं अनुज। आई थिंक एक ये है कि क्रूड शुड स्टेबलाइज बिटवीन 75 to 85। मॉनसून शुड बी बेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको याद होगा अनुज, जब युद्ध शुरू हुआ था मार्केट में एक थॉट प्रोसेस था कि रेट्स 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स तक भी हाइक हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के 10 ईयर अजम्पशन 7 क्वार्टर 7.5 चले गए थे। अब मार्केट बोल रहा है कि शायद रेट हाइक आए भी ना, अगर आए तो 25 बेसिस पॉइंट का होगा, मैक्स टू मैक्स 10 ईयर 7% तक हो जाएगा। तो मुझे लगता है अनुज कि ये जो साल है FY27, ये अर्निंग्स के लिए शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन बेस इफेक्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग गोइंग इनटू FY28। और एक क्वार्टर के बाद जैसे हम दिवाली के करीब आएंगे, पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट FY28, डिस्काउंटिंग FY28 नंबर्स, और वहाँ से जैसे हमने पिछली बार भी 1 महीने पहले चर्चा की थी, मुझे लगता है कि मार्केट का एक बहुत ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट वहाँ से आ सकता है, जहाँ पे आपको वहाँ से अगले एक साल में एक भयंकर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू बी पेशेंट। आई थिंक अगले 3 महीने लगता है कि 23.5, 24 और 25.5, 26 के बीच में रेट बाउंड होगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली के बाद एक टेक ऑफ आएगा, जहाँ से मार्केट आपको बहुत बहुत सुनहरे रिटर्न्स अगले 1 साल तक दे पाएगा। इंटरेस्टिंग। गुड आफ्टरनून राहुल जी। तो पिछली दफ़ा मुझे याद है जब आए थे आप 35,000 के टारगेट काफ़ी इंटरेस्टिंगली और वायरल हो गए थे वो सोशल मीडिया पे। तो आप कह रहे दिवाली के बाद अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है ओवरऑल मार्केट में। अब मैं कुछ स्पेसेस पे आना चाहूँगी। IT पर आप बुलिश रह चुके हैं पहले भी उस गिरावट के बाद। अब जो नतीजे आए हैं, हमने HCL टेक महिंद्रा, विप्रो के नतीजे देखे, नतीजे कैसे लग रहे हैं और अब क्या आपका व्यू इंटैक्ट है IT पर? देखिए शेयर जी, आई डोंट थिंक लोग इस क्वार्टर के अर्निंग्स पे IT को खरीदेंगे। आई थिंक ज़्यादा कॉल ये है कि अगले 2 साल में ये जो हम AI ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा। आई थिंक काफ़ी हद तक अगर आप US के रिपोर्ट्स देखें, लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी सेइंग दैट दी स्टॉक्स आर इन ओवर वैल्यू टेरिटरी। IBM के रिजल्ट्स ख़राब आए थे, येस, एंड काफ़ी करेक्शन आया था वहाँ के सेक्टर में, लेकिन SpaceX का IPO भी काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। सो आई थिंक कि यहाँ से
जो आप टीसीवी देख रहे हैं, टीसीएस का ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, फ्लैटिश था। एचसीएल टेक का बेटर ग्रोथ था। द गुड पार्ट इज कंपनीज आर नाउ एक्वायरिंग, कोफोर्ज का हुआ है, परसिस्टेंट का हुआ है। आई थिंक ये लार्ज कैप कंपनीज भी करना चालू करेंगी, बिकॉज अगर आप इनके फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड देख लें, इट्स एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 6.5% डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू पिक अप। वैल्यूएशंस अभी भी 13 से 15 टाइम के बीच में है, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा के। मिड कैप के 25 के आसपास अभी भी हैं, बट मुझे लगता है, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनी की जो ग्रोथ है वो लार्ज कैप से ज़्यादा होगी। तो अगर हम अगले 2 साल का व्यू लेके चलें इंडियन आईटी कंपनीज़ में, तो आई डोंट थिंक आपको 7-8% या 9% से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। दिस कुड ऑल्सो इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक, और मिड कैप्स में आपको, मुझे लगता है कि 15-17-18% में आपको दैट विल ऑल्सो इंक्लूड एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। कुछ आईटी कंपनीज़ का 20% ग्रोथ हो सकता है, लेकिन I am taking more 2 calls. One is a valuation call because I don't think there is anything to lose. And second, if the AI trade reverses और ये IT कंपनीज 9-10% की ग्रोथ पे चले जाएं, तो आई थिंक FI मनी कैन रिटर्न, बिकॉज अभी आपका एकदम ही पेसिमिस्टिक सिनेरियो है। आई थिंक कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहाँ पे ग्रोथ रेट्स आर एज लो एज 2 to 5% इन सम ब्रोकिंग हाउसेज। मुझे नहीं लगता कि स्थिति इतनी खराब होगी। बैंक्स और IT दो ऐसे सेक्टर हैं श्रेया जी, जहाँ पे जब FI का रिवर्सल आएगा पहले इन 2 सेक्टर्स में आएगा। हाँ, एफआईज की बाइंग की बात कर रहे हैं आप, तो अब जुलाई में हमने देखा कि एफआईज की बाइंग बढ़ी है इस साल में अब तक, अगर आप बात करें तो अब क्या एफआईज की बाइंग लौटती हुई नजर आएगी, जैसा कि आप मैं जैसे अभी आपको बता रहा था कि अगर ये AI, देखिए जब भारतीय बाजारों से, जब बैंक्स में जो करेक्शन आया था, ऐसा नहीं था कि बैंक्स खराब कर रहे थे। द प्रॉब्लम वॉज इट वॉज द मोस्ट ओवर ओन्ड सेक्टर, और आप वहीं से पैसा निकाल के, IT से निकाल के, अगर आपको AI ट्रेड्स खरीदने थे, आप यहीं से पैसा निकाल के वहाँ डाल रहे थे। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि ये सेक्टर्स कुछ, एटलीस्ट बैंकिंग कुछ खराब कर रहा था। जैसे मैंने कहा कि अगर ये कॉल लिया जाए कि इट इज़ एन ओवर वैल्यूड जोन, अब जैसे हमने SpaceX की भी चर्चा की, देयर इज़ नो रीज़न वाई इट कैन नॉट रिटर्न, राइट। और मुझे लगता है हमारे जो इनिशियल अजम्पशंस हैं कि FY28 के अर्निंग्स हो सकता है कि 16 से 18% ग्रो कर जाएं, जैसे ही FIS को वो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर आप देखें कि अगर ये शैलो रेट साइकिल होगा, ये इतनी तेज़ी से वापस आएंगे कि आपको खरीदारी का फिर मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे मैं अनुज को अभी कह रहा था कि यू माइट हैव टू बी पेशेंट फॉर 2-3 months मोर। बाइंग इंक्रीमेंटली बढ़ेगी यहाँ से। आई डोंट थिंक आप ऐसी स्थिति में आएंगे जहाँ पे सेलिंग होगी। इसीलिए अगर आप खरीद के बैठे हैं अभी, इट मे टेस्ट यू फॉर अनदर 3-4 months, बट जब टेक ऑफ पॉइंट आएगा, ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप यकीन मानिए, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ TCS, इन्फी, विप्रो काइंड ऑफ स्टॉक्स कैन गो अप 15-20% इन अ वीक। फिर आपके पूरे क्वार्टर के रिटर्न्स निकल जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ फंड मैनेजर। सो इफ यू आर नॉट ओनिंग इट, यू वुड रादर बाय इट एंड bear the pain for 3 months than not have it in your portfolio and take the risk कि ये स्टॉक 20% चढ़ जाए और I am underweight or not having it in my portfolio. That's the way I would view it. अच्छा राहुल, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप अभी बैंकों पे बातें करते करते निकल गए। आपका बैंक्स में अलाइनमेंट क्या है, मतलब आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में क्या है? अगर आप बीते 1-1.5 साल के टाइम फ्रेम को देखें, कभी SBI ने डोमिनेट किया मिड कैप बैंकिंग में, वेदर इट्स प्राइवेट या PSUs, लुक एट फेडरल बैंक नंबर्स। मेरे ख्याल से अगर ये और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक होता आपके पोर्टफोलियो में, तो आपने क्या अल्फा जनरेट किया होता। अभी आप बैंकों में क्या लेके चल रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरू, ये सबसे बड़ा ओवरवेट सेक्टर है, तो मैं तो कहूँगा कि जो मार्केट वेट है, यू कुड एटलीस्ट बी 300 to 400 basis points more overweight on banks and NBFCs compared to where they are today. अब आप लार्ज कैप बैंक्स देख लीजिए, एक्सिस, कोटक, ICICI, HDFC, इन चारों को अगर आप देख लें, ICICI, HDFC, Axis, Kotak, yeah. So all of these would be say between 1.7 to about 2.2 times on a price to book 1 year forward. इन सारे के ROAs अगर आप देखें, these would be between 1.8 to 2.2, ROE सारों के 14 से 16% में है। अब अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ देखें, ये 17-18% तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। NPAs आर एट द लोएस्ट दैट देयर हैव एवर बीन। ठीक है, हो सकता है कि पहले क्वार्टर में एक अपटिक आ जाए, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कच्चे तेल की अवेलेबिलिटी, LPG वगैरह का, हो सकता है कि कुछ आपको NPAs दिख जाएं, बट आई थिंक द मार्केट विल बाय एंड लार्ज सी थ्रू दैट। मोस्ट बैंक्स हैव अ वेरी वेल कैपिटलाइज्ड बुक। आई डोंट थिंक ज़्यादा बैंकों को कैपिटल रेज करने की भी ज़रूरत है, इंक्लूडिंग SBI जिनका आपने जिक्र किया। SBI तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। इट इज़ 50% हायर देन से व्हाट इट वाज ट्रेडिंग बिफोर द रैली स्टार्टेड एट वन टाइम। बट मुझे लगता है कि
मोस्टली अगर आप लार्ज कैप बैंक्स इंडिया में देखें तो ये आपको 15% का ग्रोथ अगले 2 साल में दे देंगे. दिस वुड इंक्लूड लार्ज मिड कैप बैंक्स ऑल्सो. करूर, फेडरल, सिटी यूनियन आई थिंक कुड बी ग्रोइंग बाय 20 to 25%. एयू जिनका आपने जिक्र किया, इनका वैल्यूएशन ऑलरेडी 3 times प्राइस टू बुक पे ऊपर है. तो आई डोंट नो यहाँ से कितनी री रेटिंग हो सकती है. हो सकता है कि 3.3 3.5 तक चले जाए. उसके बाद मुझे पता नहीं इतना री रेट हो सकता है, लेकिन ये भी आपको 25% का ग्रोथ दे देगा. सो आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट आर फाइन. कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबके 200 से 300 बेसिस पॉइंट गिर जाएंगे. NPAs at the lowest level. Credit growth is extremely strong. NII growth, like I said, in most banks between 15 to 25%. Certain NBFCs north of that. At these valuations, it is the most compelling thing to buy right now. और जैसे IT की बात कर रहे थे, banks is also going to be a beneficiary when FIs return. So मुझे लगता है जैसे हमने पिछली बार जिक्र किया था कि अगर निफ्टी 30 to 35,000 की तरफ जाएगा, it has to be led by banks. And मुझे लगता है कि आज ये सारे जो बैंक्स का जो अभी मैंने जिक्र किया, मुझे लगता है कि 25 से 40% का आपको अगले 6 से 12 महीने में रिटर्न्स आराम से मिल सकते हैं, बिकॉज आई हैव नो कंसर्न्स ऑन ग्रोथ एट दिस पॉइंट इन टाइम. ओके राहुल, ये इटर्नल जैसे स्टॉक्स पर अब क्या व्यू है? इटर्नल, नायका, ये सब जो मार्केट लीडर्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. अनुज, जेप्टो का आईपीओ बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा. मुझे लगता है कि हाँ जी आ रहा है आईपीओ. देख, इसीलिए मैंने कहा कि वॉच कर. एक्चुअली ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए अनुज कि आ रहा है कि नहीं. बट आई थिंक अनुज, अगर नहीं आया तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्विगी होगा. बिकॉज इटर्नल आपको याद होगा, हम 50 रुपये से बात कर रहे हैं. आई थिंक अभी 275, पता नहीं, आई थिंक 270 280 के बीच में चल रहा होगा. इट हैज़ बिन अ मल्टी बैगर. वहाँ से ऑफकोर्स अगर आपने पहले ही 200 रुपये खरीदा था तो आप बोलोगे कि ठीक है, मेरा इतना रिटर्न नहीं हुआ है. बट इफ़ यू बॉट इट एट दैट पॉइंट, सी अनुज, ब्लिंकिट इज़ दी ओनली profitable entity out of Instamart, Zepto and Eternal. सारा वैल्यूएशन उधर आ रहा है. आई थिंक स्विगी में अगर आप देखें, इंस्टामार्ट को तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं मिल रहा है. ये भाव पे आपको इंस्टामार्ट प्रैक्टिकली फ्री मिल रहा है. द प्रॉब्लम अनुज इज के जो जेप्टो के लॉसेज हैं 1400-1500 करोड़ के क्वार्टरली लॉसेज, this is heavy discounting, Anuj, and I think if they are able to get through with the capital, चाहे वो $2 billion का वैल्यूएशन हो, $3 billion का वैल्यूएशन हो, अगर वो कैपिटल रेज हो जाता है, then it can definitely compete. दूसरा अनुज, I'm sure आपको पता होगा कि Amazon now is becoming a very very big thing in the market. So competitive intensity is not reducing, it is only increasing. And generally when competitive intensity increases, आप typically लीडर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. So I think given the cash on books, given the profitability, given the future cash flow projections where Blinkit's numbers are, I would still stick with only Eternal right now. अगर Zepto का IPO नहीं आता तो then there is a good chance that Swiggy could give you an immediate 20-25% का pop, because I think at this valuation, personally Anuj, there is nothing to lose in Swiggy. It has come down from a high of 600-615 all the way down to 250. यहाँ से आपका NOV growth मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप फूड डिलीवरी और इंस्टामार्ट का ले लें, combined delivery, I think depending on the year and the base, it can grow at 30-50%. So I think Swiggy is more contingent on the Zepto IPO going through and the fact that Instamart is getting no valuation. Eternal being the market leader, जिस तरह की cash flows हैं, I think it will be able to survive competitive intensity better, and they have a better pathway to profitability and cash flows. All right, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आज जुड़ने के लिए हमारे साथ. अनुज, जाने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं, कौन जीतेगा, स्पेन या अर्जेंटीना? देखिए, मैं लाइफ में एक चीज़ मानता हूँ, कुछ फैसले ना भगवान के होते हैं जिनसे आप फाइट नहीं कर सकते. जी बिल्कुल. मतलब अब तक अर्जेंटीना को बाहर हो जाना चाहिए था. वो इजिप्ट वाले मैच में जो वो हुआ, वो एक ओपन रोबरी थी, लेकिन अब वो जो भी था वो जीत गए. और उसके बाद अर्जेंटीना ने एक कदम गलत नहीं रखा है. और जो मेसी ने इंस्पायर किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत टफ होगा स्पेन को उनको बीट करना. स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है वैसे. फ्रांस को उन्होंने हराया है, काफ़ी अग्रेसिव टीम है और काफ़ी पैशनेट है. एक चीज़ है, दोनों जो नेशंस हैं काफ़ी पैशनेट नेशंस हैं जी. और तो फाइनल तो बहुत शानदार होने वाला है. बिल्कुल. और बस ये एक दिक्कत है कि संडे रात को है, 12:30 बजे, रात को 12:30 बजे. तो आप किसको बेट कर रहे हैं, स्पेन को?
नहीं, आई एग्री विथ यू। आई थिंक कभी कभी डेस्टिनी एक टर्न ले लेती है, तो आई थिंक जिस तरह से टर्न लिया है, I think Messi is destined to go as greatest वो of हो all time. सकता है। तो 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप आई थिंक आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जब वो बैक टू बैक जीते थे, यू नो, 99, 2003, 2007। तो कभी कभी एक रिदम आ जाता है। तो आई एग्री विथ यू, डेस्टिनी प्रोबेबली अर्जेंटीना। बिल्कुल। फुटबॉल में 55-45 आई थिंक। फुटबॉल में आज तक नहीं हुआ ना किसी ने डिफेंड किया अपना वर्ल्ड कप टाइटल। अगर हुआ होगा तो हमारे टाइम से पहले हुआ होगा, अनुज। आई डोंट थिंक हमारे टाइम में आज तक नहीं हुआ। आई थिंक शायद ऐसा कुछ है, तो खैर मतलब लग रहा है कि ये शायद होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अनुज साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस वीकेंड के ब्लॉकबस्टर नंबर्स की। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक, सबके नंबर्स आएंगे। चारों का वेटेज 52% है बैंक निफ्टी में। हमने इनको 2 पार्ट में ब्रेक किया। अनन्या जुड़ी हमारे साथ। सबसे पहले 2 बड़े वाले HDFC बैंक और ICICI बैंक, जो 2 जायंट, इनके नंबर्स का एस्टिमेट। अनन्या बताइए। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक के, जो इस अर्निंग सीजन के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ HDFC बैंक के। तो अगर आप देखें तो स्ट्रीट को काफ़ी स्टेबल और हेल्दी क्वार्टर की उम्मीद है HDFC बैंक की। अगर आप उनका बिजनेस अपडेट देखें जो उन्होंने रिलीज़ किया था Q1 का, उसमें ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। एडवांसेस की ग्रोथ अगर आप देखें तो 15% और डिपॉजिट की ग्रोथ 15% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। हालांकि कासा रेशो पर अगर आप ध्यान दें तो 34% से घटकर 32.3% आ गई है, जिस पर स्ट्रीट की इस क्वार्टर में नजर रहेगी। फाइनेंशियल्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 9% और प्रॉफिट में करीब 6% ग्रोथ की उम्मीद है स्ट्रीट को, जबकि निम में करीब 5 बेसिस पॉइंट का प्रेशर देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी HDFC बैंक की सबसे मजबूत है और प्राइवेट बैंक्स में मैनेजमेंट से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कासा रिकवरी और मार्जिन आउटलुक पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस क्वार्टर। वहीं अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रीट ICICI बैंक से। स्ट्रीट नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 9% और प्रॉफिट में लगभग 7% की ग्रोथ एस्टिमेट कर रहा है। निम पर सिर्फ 5 बेसिस पॉइंट का हल्का सा प्रेशर देखने मिल सकता है यहाँ, जो कि अगर आप पीयर्स के मुकाबले देखें तो काफ़ी रेजिलियंट है। साथ ही स्ट्रॉन्ग प्रोविजन बफर, लोअर क्रेडिट कॉस्ट और बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी ICICI बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस बार मैनेजमेंट की कमेंट्री मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, जो कि इस बार इस क्वार्टर का पूरे बैंक्स में थीम रहेगा और सबसे बड़ा फोकस रहेगा मार्जिन्स, उस पर इन्वेस्टर की नज़र रहेगी इस क्वार्टर। ओके, अच्छा अनन्या, कोटक और एक्सिस बैंक यहाँ की एक्सपेक्टेशन है? अब बात करते हैं एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की। सबसे पहले मैं एक्सिस बैंक पे आती हूँ। अगर आप बिजनेस मोमेंटम देखेंगे और जो बिजनेस अपडेट उन्होंने दिया था उसमें जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जहाँ एडवांसेस 19% और डिपॉजिट 18.2% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। हालांकि अगर आप कासा रेशो पर ध्यान दें तो 39.6% से घटकर 38% आ गया है। फाइनेंशियल्स में स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 10% और प्रॉफिट में लगभग 16 to 18% ग्रोथ की उम्मीद है। मार्जिन्स अगर हम ध्यान दें तो मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल रह सकते हैं। यहाँ 10 बिप्स का हल्का प्रेशर आ सकता है। एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट कंफर्टेबल रहने की संभावना है इस क्वार्टर। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक पर अगर हम ध्यान दें तो उनका लोन ग्रोथ हेल्दी रहा है, विद एडवांसेस 15% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ 12% से बढ़े हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स के लिए ये भी एक फोकस एरिया हो जाएगा। बट अगर हम फिर से कासा रेशो पे यहाँ ध्यान दें तो 43.3% से गिरकर 40.3% आ गया है, जो कि एक की कंसर्न है और ये की कंसर्न इंडस्ट्री वाइड चल रहा है। स्ट्रीट को नेट इंटरेस्ट इनकम में 10 to 11% और प्रॉफिट में 17 to 19% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, लेकिन मार्जिन्स में पीयर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा लगभग 10 to 14 बेसिस पॉइंट का प्रेशर देखने मिल सकता है, जो कि इन्वेस्टर मैनेजमेंट कमेंट्री में भी इसी पर फोकस करेंगे। और मैनेजमेंट कमेंट्री में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, कासा रिकवरी और मार्जिन आउटलुक पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने की उम्मीद है इस क्वार्टर। ओके अनन्या, शुक्रिया। तो ये इस समय बैंक्स, अच्छा हमने सारे बैंक डिस्कस कर लिए।
एक बैंक को कोई पूछ ही नहीं रहा है। येस बैंक लेकर आइए जरा एक बार। येस बैंक में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है पिछले कुछ मिनटों में। एक बार चार्ट देखिए इसका, ये देखिए एकदम से एक ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। एक अरुण जी येस बैंक का चार्ट देखिए एक बार जरा, कोई व्यू स्टॉक पर? बिल्कुल अनुज सर, ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप 23 रुपए से जो ब्रेकआउट हुआ है, वापस उसी लेवल से स्टॉक वापस पलटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोअर एज देखें तो 22 से 23 रुपए का मजबूत सपोर्ट है, तो प्रोबेबल चांसेस है यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, वापस 24.5 से 25 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 22.5 के आसपास लगा के रखें। 25 रुपए तक का बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, यस बैंक 23.65 से। चलिए यस बैंक की बात भी हो गई, कुछ नहीं छूटा। निफ्टी 24327 ऑलमोस्ट अ डे हाई, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अ डे हाई। चलिए भाई काम करते हैं, इसी प्राइस पे एक व्यू लेते हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। अनुज, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ये वीकेंड मेरे ख्याल से हमने करियर में जितने भी सबसे भारी वर्कम शनिवार देखे उसमें से एक होगा, है ना? ये क्या व्यू है मंडे के लिए? देखिए वीरू, एक थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल रहेगी, लेकिन आई थिंक मंथ एंड की कॉल्स लेकर जाएं, क्योंकि प्राइस एक्शन सुप्रीम है। प्राइस एक्शन कह रहा है कि आपने फाइनली उस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ किया है और उसके ऊपर आप बंद हो रहे हैं, और क्लोज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट में टर्मिनोलॉजी है, प्रोफेशनल्स ओपन द एमएचएस ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट। तो क्लोजिंग में अगर आप डे हाई के करीब बंद हो रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्यू मेरा यही रहेगा कि मंथ एंड की कॉल्स के थ्रू लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। बहुत दिनों के बाद मैं एक ऐसा व्यू ले रहा हूँ, अब तक न्यूट्रल व्यू था, लेकिन आज की क्लोज बहुत शानदार है। आज की क्लोज बेहद शानदार है और आपकी स्क्रीन पे 24332। निफ्टी बस अगर आप देखें 30 पॉइंट दूर रह गया अपने टुडे हाई से, और बैंक से एक बार फिर से मोमेंटम जनरेट कर रहा है। और यस, बैंक निफ्टी करीब करीब 58,490 पे। एक दो स्टॉक्स देख रहे हैं। अच्छा, मैं हल्की सी मार्केट ब्रेथ दिखा देता हूँ, अभी समय है तो एक काम करते पहले BTST ट्रेड लेते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, काम करते हैं पहले। बताइए मानस, क्या पिक करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए मंडे मॉर्निंग के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया था और वहां से रैली रिज्यूम हुई है, तो उसका फ्यूचर खरीदेंगे। प्राइस 80.45 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 79.30 का, और टारगेट सेट करने हैं आपको 83 रुपीज के। चलिए, ये होगी मानस जी की ट्रेड। कविता जी, आपकी ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? या जी, सो मुझे लगता है CDSL लेकर जाना चाहिए। अपने 10 EMA को रीगेन कर रहा है और एक अच्छा कैंडलस्टिक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन डेवलप करते हुए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1460 1470 CDSL को आप लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1390। CDSL ये होगी कविता जी की पिक। मानस जी, सोमवार के लिए आपका स्टॉक? माफ कीजिएगा, IDFC फर्स्ट बैंक मानस जी का पिक था। अरुण जी, आप बताइए। बिल्कुल श्रेया जी, 361 मैम, इसमें एक अच्छा बिल्डअप नजर आ रहा है, साथ ही वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। रिजल्ट्स का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है मंडे के सेशन में वापस फॉलो बाइंग इसमें आ सकती है, तो 1112 के आसपास है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 1099 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 1132 से 1135 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? जी देखिए, मैं FMCG में से ब्रिटानिया लेके जाऊंगा। सुबह भी मैंने इस पे एक व्यू रखा था कि इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। 5400 के आसपास का एक मॉर्निंग का टारगेट था, लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि ब्रिटानिया में जिस तरह से आज रिवर्सल है, एक बेयर ट्रैप है, इसके बाद ये 5500 5550 तक का स्विंग देना चाहिए। सो 5400 के नीचे यानी 5385 का स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया BTST करें। ब्रिटानिया BTST करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन से स्टॉक्स फोकस में? सर फोकस में बैंकिंग सेक्टर आते हुए नजर आया। डीलर्स का मानना है कि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली फेडरल बैंक के जो नतीजा है उसके बाद डीलर्स की तरफ से भी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। हैवी वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है और डीलर्स का भी मानना है कि बाइंग यहाँ पर देखने को और भी मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है सोना BLW। डीलर्स का मानना है कि यहाँ पर 3 बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ सकती है। MNC
ब्रोकिंग हाउस की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज की तैयारी यहाँ पे हो रही है। दूसरी खबर हो सकती है कंपनी जापानीज OEM कंपनी के साथ टाई अप भी अनाउंस कर सकती है। और तीसरी प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़े बदलाव यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो डीलर्स काफ़ी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। और तीसरा स्टॉक है स्विगी। यहाँ पर लार्ज फंड की तरफ से पिछले कुछ दिनों में एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, खरीदारी देखने को मिल रही है, इसलिए डीलर्स की तरफ से यहाँ पर भी पॉजिटिव सलाह आती हुई दिखी है। डीलर्स के रडार पर ये सारे स्टॉक्स रहेंगे। स्विगी में पिछले कुछ सत्रों से अच्छा मूव है और डीलर्स यहाँ पर बेट लगा रहे हैं और आज भी देखिए लगभग 2-2.5% का मूव स्विगी में आता हुआ। चलिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेकर आते हैं आपके लिए। आज वर्ल्ड इमोजी डे है। बिना कुछ बोले दिल की हर बात कह जाना, गुस्सा हो तो लाल पीला चेहरा और खुशी हो तो खिलखिलाती हंसी, यानी हमारे और आपके हर एक इमोशन के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। वर्ल्ड इमोजी डे के इस खास मौके पर हम यही कहेंगे कि सच में हर इमोजी कुछ कहती है। इमोजी स्क्रीन पर दिखने वाली कोई मामूली कार्टून या कैरेक्टर नहीं है, ये हमारे जीते जागते जज्बात हैं जो बिना एक शब्द बोले ही दिल का सारा हाल बयां कर देते हैं। कंचन ने कुछ इंटरेस्टिंग किया है, चलिए देखते हैं। आजकल तो हम अपने सारे इमोशंस अपने फेस इमोजी से बयां कर देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आज क्या है? आज है वर्ल्ड इमोजी डे। तो आइए जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले इमोजीज कौन से हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब कंचन ने सारे इमोजीज दिखा दिए हैं फिलहाल तो, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग इमोजीज आएंगे अभी स्क्रीन पर और आपको गेस करना है कि कौन से किन के इनफैक्ट इमोजीज हैं ये। तो स्क्रीन पर लेकर आइए एक एक करके इमोजी और देखते हैं कि सबसे पहला इमोजी किन का आ रहा है। पहचान कौन? ये क्या चार्ट है? चार्ट ही दिख रहा है। चार्ट और उसके साथ में क्या है, ये कौन सा इमोजी है वो? आप बताओ क्या दिख रहा है आपको? कंचन बताएगी। कंचन क्या है? मैं क्यों? मेरे सामने ही बन रहा था, थोड़ा मैं बायस हो जाऊंगी इसलिए मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रही इसमें। अनुज सर आप बताइए। हाँ, कोई आइडिया नहीं है मुझे। कोई जादू की छड़ी टाइप है हाथ में। मैजिक। मैजिक मुझे ऐसा लग रहा है मैजिक। मैजिक है और चार्ट है। चार्ट का मैजिक कौन कर सकता है? चार्ट जीपीटी तो नहीं है? क्लोज। वीरू सर आपको क्या लगता है? नहीं, मैं भी नहीं गेस कर पा रहा हूँ। सही में आशीष क्लोज है। आशीष अब देखो चार्ट जीपीटी बोल दिया तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब कोई भी बता देगा ये अनुज सर है। अनुज सर आएंगे। मैजिशियन। मैं आई होप हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा कहीं मेरी एज को लेकर तो कमेंट नहीं, मैं सीरियसली ये सोच रहा था कि कहीं ये सबसे ज्यादा बड़ा मैं ही हूँ तो इसके लिए आपने लगा दिया हो, इस वजह से तो नहीं बना दिया। मैं कहा चलो ये आपकी एनालिसिस और मार्केट की एनालिसिस को लेकर कंचन का आइडिया है सर ये, मैजिशियन प्लस चार्ट। अच्छा अगली इमोजी लेकर आइए और देखते कि अब कौन सी इमोजी आ रही है और अब नुपुर पहचानेंगे। नुपुर पहचानिए अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये तो मैं रोज़ सुबह 8:30 बजे सुनती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली से जो हमारे लिए स्पेशल पहाड़ों की फीलिंग के साथ कविताएं आती है, ये उसी का इमोजी इंडिकेट कर रहा है। ये वीरू है, ये तो इसमें कोई डाउट है। ये तो शायरी प्लस माउंटेन है ना, पहाड़ लवर बिल्कुल। ये बहुत इजी था ना ये। और ये मतलब सही था। चलिए अगला क्या है? अगला ये मैं गेस करूँ ये ये हमारी पार्किंग में खड़ी रहती है तो बहुत इजी है। लाल ड्रेस है, लाल बाइक है। बाइक किसके पास है? और माउंटेन भी वही चढ़ती है। ये मेरा है। ये कंचन ने खुद ही गेस कर लिया। सब इजी, सबसे इजीएस्ट अभी कंचन का निकल कर आया है। ओके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इमोजी ये मैं गेस करती हूँ। ठीक है पर आप कीजिए। जो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा ब्यूटी विद ब्रेन्स कह लो जिसे, वो है श्रेया। ठीक है। और श्रेया को डांसिंग का भी बहुत शौक है, यानी कि प्रोफेशनल अच्छी तरीके से काफी अच्छा डांस भी श्रेया करती है, कथक भी इनफैक्ट श्रेया करती है। तो परफेक्ट इमोजी श्रेया के लिए। मुझे नहीं पता था, हमें आप लोगों को काफी सीक्रेट्स पता है। हाँ तो सोशल मीडिया की जमाने में सीक्रेट्स रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आजकल। ये अनुसर पहचानेंगे। ये नूपुर है।
नहीं सर, ये मैं नहीं हूँ। नूपुर चैटर बॉक्स, सर आपको चैटर बॉक्स कह रहे हैं। नहीं सर, ये क्या अच्छा कौन ये सी अच्छा ये आशीष वर्मा तो वर्मा जी हैं। हाँ अब पता है, हाँ ये आशीष वर्मा है, ये आशीष उनको वर्मा माइक है। के हाँ साथ ये आशीष वर्मा है, क्योंकि मैं जब इंग्लिश चैनल में था ना, तो मैं डिस्कस करता था कि आशीष को माइक देने की क्या ज़रूरत है। आशीष बिना माइक के इतना अच्छा वो एनर्जी के साथ बोलते हैं। सर शायद वो पुराने एम्पायर वाले ऑफिस में तो दूर से सुनाई देता था उनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आशीष है। ओके, अब इंटरेस्टिंग, ये तो सबसे इजी है। ये वीरू सर पहचान, प्रोटीन पीता है कौन, ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। वीरू सर आपकी बारी। नहीं ये एक्चुअली वीरू शायद इतना क्लोजली नहीं फॉलो करते, ये आशीष है ना, ये आशीष की एक्चुअली सब फिटनेस फ्रीक और अच्छा आशीष के बारे में एक चीज़ बताऊं मैं, मतलब आशीष का खाने का टाइम, पीने का टाइम और सब कुछ फिक्स्ड है। आई थिंक जो खाता है वो भी फिक्स्ड है, कुछ फ्रूट्स वगैरह सब है ना। आई थिंक एक दिन भी मैंने चीट मील करते हुए नहीं देखा आशीष को। और फिटनेस और जो किक बॉक्सिंग करते हो, किक बॉक्सिंग है ना, कर रहा हूँ। हाँ वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी भी इमोजी डालने की कोशिश कर रहे थे मैं और कंचन। हाँ इंटरेस्टिंग है ये। चलिए हो एक बाकी है मेरे ख्याल से। हाँ अब अच्छा ये अब देखिए, ये अब नूपुर है ना, अब ये तो रेड अलर्ट नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ ना, तीन ब्रेकिंग न्यूज़ 3 हफ्ते में, 3 महीने में, और तीनों सही बैठी, तो ये नूपुर है वैसे। और ये क्यूट इमोजी पूरे आप पे मैच करती है नूपुर। बट वैसे अच्छी क्रिएटिविटी थी। और मैंने आज सुबह जब आइडिया दिया मुझे कंचन ने, तो मैं कहा कि कुछ क्रिएटिव करना, तो और मैंने अपने लिए इसको सरप्राइज रखा था। अच्छा किया आप सब लोगों ने, बिल्कुल, और गुड। तो शानदार वर्ल्ड इमोजी डे। और सबसे ज़्यादा इमोजी आई एम नॉट सरप्राइज वो वाली है जो हंसने वाली है ना, वो जिसमें आंसू आ रहे हैं, वो हंसने वाली। नहीं सर, आपकी वो थम्स अप वाली है। हम कितने दिन में मैसेजेस करते हैं, सब पे थम्स अप आता है। अच्छा आपके लिए तो अनडिस्प्यूटेड वही है। सर के लिए मेरी शायद नमस्कार वाली होगी, ये वाली होगी, हार्ट वाली है। हाँ, आशीष के हार्ट वाली है। वीरेंद्र जी आपकी कौन सी फेवरेट इमोजी जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं? रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। अच्छा वही, हाँ रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग बेस्ट है वो। इंटरेस्टिंग। तो ये सारे वर्ल्ड इमोजीज डे में सारे इमोजीज हमने देख लिए। शुक्रिया कंचन, इंटरेस्टिंग आपने ये सेगमेंट किया है, काफी अच्छा नजर आ रहा है। बैक टू मार्केट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग होने में बस कुछ समय है, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी होंगे अगले हफ्ते जो हमें देखने हैं, समझने हैं, और काफ़ी सब वीकेंड भी इनफैक्ट काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है। तो कंचन बैठी ही हुई है, तो उनसे ही समझ लेते हैं। कंचन, फिर अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे? सबसे पहले तो सोमवार के साथ शुरुआत करते हैं। जितने भी रिजल्ट्स ओवर द वीकेंड हमें आते हुए दिखाई देंगे बैंकिंग के और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री के, तो उस पे आपको मार्केट जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जापान का मार्केट इस दिन मरीन डे के चलते आपको बंद देखने को मिलेगा, और रिजल्ट के लिहाज से अल्ट्राटेक सीमेंट, आईओबी जो मेन नंबर्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। 21 जुलाई की तरफ अगर नजर डाली जाए तो इकोनॉमिकली कोई मेजर इवेंट यहाँ पे लाइनअप नहीं है, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से बजाज ऑटो, अडानी एनर्जी, टीवीएस मोटर्स और साथ ही साथ इंडियन होटल्स के नंबर्स यहाँ पे पेश होंगे। 22 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे अडानी पार, इटर्नल, अडानी ग्रीन, नेस्ले, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डी, ओएफएसएस जैसे जो नंबर्स हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। 23 जुलाई आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से इन्फी अपने नंबर्स पेश करेगा, सिप्ला, एम्फेसिस और सोना बीएलडब्ल्यू। 24 जुलाई की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान के सीपीआई के नंबर्स जो हैं वो आएंगे। यूएस और इंडिया का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पीएमआई का डेटा आएगा, और साथ ही साथ अमेरिका में जो न्यू हाउसिंग सेल्स का डेटा है वो भी आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। श्रीराम फाइनेंस, ईजी पार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, लॉरस लैब के नंबर्स यही पेश होंगे, और 25 जुलाई को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। ओके चलिए, तो ये कुछ ट्रिगर्स अगले हफ्ते के लिए। और अब बात करते हैं वीकेंड की, क्योंकि वीकेंड आ चुका है। तो वीकेंड पर क्या देखें, फिल्में देखें, ओटीटी देखें, या क्या करें? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का फाइनल है संडे को, वो तो आई एम श्योर ज़्यादातर लोग देखेंगे ही। लेकिन राजेश जी बताइए, इसके अलावा और क्या क्या देखना रहेगा? और कलकत्ता में कुछ अरेंजमेंट्स हैं क्या वर्ल्ड कप फाइनल के? अनुज जी, ऐसा है कि बंगाल में हम लोग 2 ही चीज पे बड़े होते हैं बचपन से ही, या जन्म लेते ही कहूँ तो, दुर्गा पूजा और फुटबॉल। हाँ।
मेरे ख्याल से वो गोलमाल में बोलते ना कि वो ब्लैक पर्ल, जब पेले द फेमस फुटबॉल प्लेयर पेले आया था तो वो दमदम एयरपोर्ट था, कोलकाता एयरपोर्ट का नाम दमदम एयरपोर्ट था, है ना, तो वहाँ पर कितने लोग आ गए थे पेले को देखने के लिए। तो बिल्कुल फुटबॉल, और एक समय था जब इंडिया में फुटबॉल का मतलब होता था मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग। तो ये उसमें से भी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की जो राइवलरी थी वो जबरदस्त थी। सॉरी राजेश जी, आपको टोक दिया क्योंकि वो बचपन की मेमोरी ताज़ा हो गई थी। नहीं, एकदम सही है, फ्लो में चल रहे थे, तो इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और मुकाबला भी स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में है, और मैं तो अर्जेंटीना के साथ ही हूँ शुरू से ही। और जिस तरीके से मेसी ने इंग्लैंड वाले मैच में लास्ट के 15 मिनट में जो टर्न अराउंड दिखाया था, या अपनी भाषा में बोलूं तो ब्रेकआउट दिया था, जबरदस्त था। उम्मीद करता हूं कि फाइनल में भी वही आएंगे। बाकी तो जैसे आप और राहुल डिस्कस कर रहे थे कि डेस्टिनी, इसके अलावा अगर वर्ल्ड कप से बाहर आए तो मूवी में भी एक बड़ी मूवी रिलीज हो रही है क्रिस्टोफर नोलान की, ओडिसी। वो बहुत ही अच्छी हो सकती है, 250 मिलियन की बनी हुई है, आईमैक्स टेक्नोलॉजी में शूट की गई है, और बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों को, और मेरे हिसाब से वो बेटर हो सकती है। कुछ रीजनल मूवीज है जिसमें 3-4 हैं, उल्लेख लायक सिर्फ जीडीएन है, जिसमें आर माधवन और प्रिया मनी है। जीडीएन जो कि एडिसन के नाम से जाने जाते थे अपने मोटर व्हीकल्स वाले योगदान के लिए, तो वो है। ओटीटी में सबसे बड़ी रिलीज माँ इंती बांगाराम, जो समांता रूथ प्रभु की है, जो पहले एक एसेसिन, फीमेल एसेसिन होती है, फिर वो हाउसवाइफ बन जाती है, और फिर वापस से उसे किसी कारण से वापस एसेसिन वाले रोल में आना पड़ता है। ये मैंने एक्चुअली देख ली है, लेकिन ओटीटी पे रिलीज हो रही है। चांद मेरा दिल हिंदी में हिंदी मूवी जो कि अनन्या पांडे और लक्ष्य की है, वो रिलीज हो रही है। हर्ट स्टॉपर फॉरएवर करके इंग्लिश मूवी है निक एंड चार्ली की, वो आ रही है। एक कोरियन ड्रामा है द ईस्ट पैलेस करके, वो आ रहा है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, बट मेजरली फोकस में तो क्रिस्टोफर नोलन और लायनल मेसी ही रहे। बैक टू नॉर्मल, है ना। पर एक बात है अनुज, मैं केरला गया था एक बार। अगर कोलकाता के बाद अगर कहीं दीवानगी है ना, केरला में गजब। कोलकाता, केरला और गोवा, कोलकाता, केरला और गोवा, हाँ ये बिल्कुल 3 स्टेट्स हैं। तो हर 2-3 किलोमीटर का मेसी की एक पोस्टर लगा हुआ था, फुटबॉल ग्राउंड, गजब। केरला मैं गया था, मैं मतलब कोलकाता के बाद अगर कहीं दीवाना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में भी, सिक्किम वगैरह में काफ़ी है, लेकिन ये 3-4 स्टेट्स हैं। वैसे थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग है कि इतना पॉपुलर स्पोर्ट और हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वर्ल्ड कप में कभी भी। और एक छोटा सा स्टेट, वो कैपो वर्डे, जो मैप में भी आपको 10 बार जूम करके देखना पड़ता है, वो ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था उसने। तो थोड़ा सा, खैर थोड़ा सा एज ए वॉचिंग कंट्री हम प्लेइंग कंट्री बने तो बेहतर होगा। थोड़े से रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएँ, थोड़े से, है ना, बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाए। आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज होगा, धीरे धीरे वो सिस्टम आई थिंक बेटर होगा, और होपफुली एक दिन तो हम वर्ल्ड कप में अपनी टीम को भी चीयर कर पाएंगे। रादर देन चूजिंग न्यूट्रल टीम्स, हम अपनी टीम को चूज कर पाएँ तो वो बेटर रहेगा। चलिए खैर, ये हो गई वीकेंड की बातें। आज ब्रेथ रह गई ना, हमने ब्रेथ नहीं डिस्कस की है। वीरू, ब्रेथ बता दीजिए। ब्रेथ में बिल्कुल अनुज, बैंकिंग का नाम सबसे ऊपर है ब्रेथ में। हालांकि शायद ओआई के लिहाज से ना हो, बट एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, निफ्टी बैंक अब इस वक्त करीब 1000 पॉइंट ऊपर है। तो उसकी अगर आप देखिए प्रेजेंस आपको नजर आएगी। 74 लॉन्ग्स, 22 में शॉर्ट कवरिंग। हालांकि 91 शॉर्ट भी थे, ऐसा कोई दुराई नहीं कि मार्केट ब्रेथ बटी हुई थी, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप बैकफुट पे ब्रेथ कमजोर थी, बट डेरिवेटिव ब्रेथ फिर भी स्लाइटली बेटर थी कैश ब्रेथ से। 27 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्लाइड्स पे आते हैं। लुक एट बैंकिंग, फेडरल बैंक नंबर्स का, कोटक बैंक स्लाइड में लास्ट है, बट स्टिल आई मीन बहुत शानदार। कल्याण ज्वेलर्स में एक वर्टिकल राइज, मेरे ख्याल से कल्याण आज 4.5% रुपये रहा। और आप ये समझिएगा कि 7 जुलाई से ये स्टॉक 360 का 573 हो गया। बाकी एक्साइड सुबह सुबह CNBC से पहली कॉल थी मेरे ख्याल से ये। टेक महिंद्रा आज इनमें सब में लॉन्ग क्रिएट हुआ पोस्ट नंबर्स। शॉर्ट कवर भारत फॉर्ज, DLF HL टेक्नोलॉजीज, HDFC AMC परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT में शानदार मूव यहाँ पे। और शॉर्ट बिल्डअप हिताची, पॉलीकैप और GV वर्नोवा और नाल्को के इंडस्ट्रीज, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था।
और लास्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली। यहाँ पे एलकेएम लैब, बीएचईएल प्रॉफिट टेकिंग पोस्ट अगर हम नंबर्स, बाकी वेदांता, एबीबी इंडिया, टूरेंट फार्मा, इनफैक्ट पूरा कैपिटल गुड्स जो था वो आज कोलैप्स हुआ। बट टुवर्ड्स एंड एक बार निफ्टी बैंक को लेके आइए, इट्स 58,575 और 4 महत्वपूर्ण नंबर से पहले और 2 और छोटे नंबर से पहले निफ्टी बैंक एट 58,587। अनुज, अगर ये क्लोजिंग रही इसी प्राइस पे तो मेरे ख्याल से मार्च 26 के बाद ये अब तक का निफ्टी बैंक का सबसे हाईएस्ट लेवल। एंड लुक एट आईसीआईसीआई बैंक एट डे हाई। देखिए, आज सुबह हम एक बात कर रहे थे वीरू कि मार्केट बहुत स्मार्ट है और मार्केट वेट नहीं करेगा सारे बड़े नंबर्स की, और आज आखिरी के घंटे में आपको शायद बैंक निफ्टी में एक डिसाइसिव मूव मार्केट दे दे। ये आज सुबह सुबह हमने एक बात की थी, जो हमारी ओपनिंग कमेंट्री थी, जो ट्रांजिशन में हमारी कमेंट्री थी, उसकी लास्ट लाइन यही थी कि शायद आज आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी आपको एक बड़ा मूव दे, और ये आ गया है बड़ा मूव बैंक निफ्टी का। अब ऐसे बड़े मूव में दिक्कत ये है कि आप बहुत कुछ अच्छा पचा के जा रहे हैं, लेकिन क्लोज जैसा अपना बहुत शानदार क्लोज है बैंक निफ्टी की, 1000 पॉइंट की रैली, आंखें तरस गई थी इस तरीके के दिन देखने के लिए। निफ्टी भी देखिए आप, वो ब्रेकआउट के बाद वापस थोड़ा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अब फिर वापस 24,342 पर आया। और जो बात हमने की थी कि मंथ एंड की कॉल्स कैरी करें निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आई थिंक अभी ऑलरेडी वो काफ़ी शानदार गेंस में होंगी, लेकिन अभी भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ ही देर में क्लोज की तरफ बढ़ेंगे स्क्रीन पर, लेकिन एक बार जरा 1-2 स्टॉक्स देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आइए, पिछले कुछ मिनटों का चार्ट कोटक महिंद्रा बैंक का देखिए, और ये देखिए स्टॉक इस समय मानस जी, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों देखिए, इनफैक्ट दोनों डे हाई पर बंद हो रहे हैं। दोनों में से अगर कोई एक बीटीएसटी करना चाहेंगे तो कौन सा बेहतर होगा? तो देखिए, कोटक बैंक लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। मैंने इसको रिकमेंड भी किया है, 384 के स्टॉप लॉस से 400 रुपए के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक मानस जी की पिक भी थी आज शुरुआत में, और देखिए शानदार मूव्स यहाँ पर 3.5-4% ऊपर है आज के सेशन में, और अच्छी क्लोजिंग होती हुई। कुछ और काउंटर्स दिखाती हूँ जहाँ पर क्लोजिंग अच्छी हो रही है। डीज हाई पर ऑलमोस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक से रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, कई बार आज पैनल में सुझाया गया है इसको, और शानदार तेजी और डीज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, 2% ऊपर। बैंक्स में स्ट्रेंथ थी, एक्सिस बैंक में देखिए ये भी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही रहा। आयशर मोटर्स में स्ट्रेंथ थी, अरुण जी की बिग थी, आशीष भैती जी ने भी सुझाया था, यहाँ पर अच्छी तेजी थी। और कुछ और काउंटर्स एक बार देखते हैं। अदानी पोर्ट्स, ये भी निचले स्रोत से आज रिकवरी के साथ अब क्लोज हो रहा है। यहाँ पर देखिए निचले स्रोत से रिकवरी थी। और एक बार रख दीजिए बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस आज का हमारा चार्ट जीपीटी भी था, और कल कई बार इसको बताया भी गया था, ये भी देखिए डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। इनफैक्ट लगभग 0.25% ऊपर रहा आज के सेशन में। जहां ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स ने एफएमसीजी पैक से अच्छा किया। एक बार नेस्ले इंडिया देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ब्रिटानिया तो डेज हाई पर बंद हो ही रहा है 2% ऊपर, नेस्ले इन रेड से इन ग्रीन आया, तो यहाँ पर डिसेंट क्लोजिंग दिखाता हुआ। और एक बार आखिर में टाइटन रख दीजिएगा स्क्रीन पर, एक बार टाइटन भी देख लेते हैं, और इसने भी निचले स्तर से रिकवरी दिखाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट डिसेंट क्लोजिंग ये भी दिखाता हुआ। तो आज का सेशन, फ्राइडे का सेशन क्लोजिंग कैसे रही देख लेते हैं बिग बॉल पे। ओवर टू यू सर। बिल्कुल बहुत शानदार क्लोज है श्रेया, और लग रहा है अब देखकर कि फाइनली वो जो हमारे एक अनफिनिश्ड टारगेट्स है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, जो पिछले बुधवार की कैंडल ने ख़राब कर दिए थे, उसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। 24,343 पर निफ्टी, 270 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली, 58,500। निफ्टी आईटी बहुत समय के बाद हुआ है। निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों 1.6% ऊपर हैं। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। हालांकि आज एक थोड़ी सी टीस रह गई, मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चले। मिड कैप 0.5% नीचे था, स्मॉल कैप 1/4% नीचे था, और एडवांस डिक्लाइन ख़राब था एक्चुअली। आज गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे बजाय कि बढ़ने वाले शेयर्स के। अब आते हैं आज के सेक्टोरल गेनर्स पर, और बड़े सेक्टर्स लीड कर रहे थे आज। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल्स, सभी बड़े सेक्टर, सब में अच्छे मूव्स आए। इसके अलावा रियल्टी चला, निफ्टी ऑटो में अच्छे मूव आए, ऑयल एंड गैस यहाँ पर भी अच्छे मूव्स थे। सेक्टोरल लूजर्स लेकर आइए, कैपिटल गुड्स, फार्मा, मेटल्स, कैपिटल मार्केट और निफ्टी एनर्जी। निफ्टी गेनर्स टुवर्ड्स द एंड पलट गए थे। टेक महिंद्रा तो खैर रहा शुरू से, लेकिन कोटक बैंक 3.5%, टीसीएस में अच्छे मूव, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस 2.5% ऊपर था। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी शानदार मूव आया और करीब 2.5% ऊपर था। लूजर्स देख लेते हैं एक बार जरा। हिंडाल्को गिरा 1.5%, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ के, तो थोड़ा सा फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग थी। विप्रो ऑब्वियसली उसके नंबर्स ख़राब थे,
इस वजह से ये आईटी के रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और अपोलो हॉस्पिटल्स ये थोड़ा सा आज नीचे रहा ट्रेड में। वीरो बिल्कुल बिल्कुल, इसे कहते हैं अनुज पूरे हफ्ते संघर्ष और शुक्रवार को अगर आप देखें निकला निष्कर्ष ना, क्या गजब का मूव था बैंक निफ्टी में शानदार रहा शुक्रवार की शाम तक आते आते बाजार का ये पूरा हफ्ता। खैर याद रखिएगा शनिवार को भी आप CNBC आवाज़ का जुड़े रहिएगा, वो फ्लैशेस का इंतज़ार कीजिएगा और शाम को रिलायंस के नंबर है उसकी कवरेज आशीष वर्मा के साथ आप ज़रूर देखिएगा। ये 3-4 क्रिटिकल नंबर्स हैं शाम को और उसके बाद कल, और ये पूरा का पूरा पैनल आपसे मुलाकात करेगा सोमवार को मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।